हुए भी चलना है। ठीक है, तो पहला वर्ड है आज के का हमारे साथ एफिनिटी। एफिनिटी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, क्योंकि यहां पे लगा है टी वाई। एफिनिटी होता क्या है? जब आप लगाओ, और वो भी नेचुरल लगाओ, ऐसा नहीं कि आप किसी चीज में फायदा देखकर लगाव रख रहे हो, नहीं, नेचुरल लगाओ किसी चीज के साथ। नेचुरल लाइकिंग या कनेक्शन जब आप कर, तो इनका एक नेचुरल लगाव था संगीत के प्रति। कैसा लगाव था? नेचुरल लगाव था। जब किसी चीज के प्रति आपका एक नेचुरल लगाव होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एफिनिटी। ठीक है, जैसे आपका लगाव किसके प्रति है? नेचुरल वाला, बताओ किसके प्रति है? किसके प्रति आप प्रेम रखते हैं अपने मन में? नेचुरल वाला। ठीक है, नेक्स्ट, एट्रीशन। एट्रीशन का मतलब होता है जब कोई चीज धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है, धीरे धीरे कम होना। कैसे? एकदम से कम नहीं होना, धीरे धीरे कम होना, तो इसे कहेंगे ग्रेजुअल रिडक्शन। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, और रिडक्शन या लॉस का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। ठीक है, अब यहां पे शन लगा है तो इसीलिए इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगा। द कंपनी फेस्ड हैवी एट्रीशन ऑफ स्टाफ। कंपनी में धीरे धीरे कम कर्मचारियों की कमी होने लगी। अब जैसे आपने देखा होगा, ये इस टाइप का जार जो है ग्लास है, अब ये क्या है? धीरे धीरे ये नीचे को आएगा, तो ये और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, तो इसे कहते हैं एट्रीशन। एट्रीशन का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज का कम होना। ठीक है, नेक्स्ट, अगला, एपिलेशन। एपिलेशन का मतलब होता है कैप्शन। इसके लिए एक वर्ड और यहीं पर देता हूं मैं। एपिलेशन को हम एक और वर्ड से जानते हैं, उस वर्ड का नाम है कैप्शन। और कैप्शन और एपिलेशन का मतलब होता है किसी को कोई नाम देना, कोई उपाधि देना, कोई टाइटल देना, कोई शीर्षक देना। ठीक है, जो आप लोगों ने मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या अब ये फोटो उसकी है एसएससी जीडी के सम्मान समारोह की, तो वहां पर हम ऐसे ही हंसने लगा मैं। ये लड़का कह रहा था, अरे सर इतने दिन हो गए आपको देखते हुए, आज पहली बार आपसे गला मिलने का मन कर रहा है, और आप तो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुम लोगों ने इतना प्यार दे रखा है। तो बस वही हंसी मजाक चल रही थी याद आ गया मेरे को। तो भाई तो ये पिक्चर तो समझ में आ गई होगी आपको। तो अब एप्लीकेशन क्या है? आप ही लोगों ने कैप्शन दिया हुआ है कैप्शन या टाइटल कह सकते हो या उपाधि कह सकते हो। किसकी उपाधि दे रखी है भैया? तो ये आपने दिया हुआ है कार्डियोलॉजिस्ट की। अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट किसके स्पेशलिस्ट होते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे फटाफट जल्दी से। कार्डियोलॉजिस्ट किसके स्पेशलिस्ट होते हैं? जल्दी बोलेंगे, किसके स्पेशलिस्ट होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट? चलिए, अब भूलोगे नहीं आप पूरी जिंदगी इस वर्ड को कि एपिलेशन। एपिलेशन का मतलब होता है किसी को, ठीक है, एपिलेशन जो है उसका मतलब होता है टाइटल या शीर्षक। ठीक है, नेक्स्ट, अगला, एबियंस। एबियंस का मतलब होता है किसी काम को सस्पेंस में रखना, सस्पेंशन में रखना, यानी कि स्थायी अस्थायी रूप से रोक कर रखना। यहां सस्पेंशन का मतलब है रोक के रखना, बीच में रोक के रखना, और टेम्परेरी होता है, बहुत लंबे समय तक नहीं होता है। ठीक है, जैसे ये आपने देखा होगा कई बार जो प्रोजेक्ट होता है किसी चीज को बनाने का, किसी बिल्डिंग को बनाने का, ये होल्ड पे रख देते हैं हम इसको। या जैसे आपने देखा होगा कोई रोड है, उसकी मरम्मत चल रही है, लेकिन कुछ समय तक तो रोड बनता है, फिर उसको थोड़े समय के लिए रोक देते हैं, तो इसे कहते हैं एबियंस में रखना। एबियंस में रखना मतलब अस्थायी रूप से रोक के रखना, परमानेंट नहीं रोकना, कुछ समय के लिए रोकना। तो टेम्परेरी सस्पेंशन इसका आंसर हो जाएगा। द प्लान इज केप्ट। प्लान को रोका गया है, ठीक है, फॉर नाउ, अभी कुछ समय के लिए। किसमें रखा गया है? एबियंस में, मतलब कुछ समय के लिए रोका गया है। एसिमिलेट का मतलब होता है किसी चीज को एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब का मतलब लेना होता है, या एब्जॉर्ब का मतलब समझना होता है। एब्जॉर्ब का मतलब पूर्ण रूप से समझना, तो समझकर अपना लेना किसी चीज को, ये होता है एब्जॉर्ब। सोखना भी कहते हैं इसको। एसिमिलेट का मतलब होता है किसी चीज को सोखना भी होता है। ठीक है, ही क्विकली एसिमिलेटेड द न्यू रूल्स। उसने नए नियमों को तुरंत क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। अब यहाँ एब्जॉर्ब का मतलब सोखना, सोखने का मतलब है कि उसने समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, इसीलिए मैंने यहाँ पर अंडरस्टैंड भी लिखा हुआ है। एब्जॉर्ब कर लेना मतलब सोख लेना। सर आज 8 बजे वाली, आज 8 बजे वाली क्लास होगी? हाँ होगी, आज 8 बजे वाली होगी। नेक्स्ट, अगला, एडवर्टेंटली। एडवर्टेंटली का मतलब कैसा होता है? एडवर्टेंटली का मतलब होता है सतर्क रूप से। एक वर्ड यहीं पर आता है इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट, इसका एक और वर्ड बना देता हूं, इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनजाने में, अनजाने में, यानी कि अनइंटेंशनल, अनजाने में। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? एडवर्टेंट। एडवर्टेंट का मतलब होता है अटेंटिव या केयरफुल, सतर्क, सावधानी रूप से। तो ये देखो, ये हमारे भाई लोग जो हैं, है ना, ये बॉर्डर पे कैसे रहते हैं? बिल्कुल एडवर्टेंट रहते हैं, एकदम सतर्क रहते हैं। द इंडियन आर्मी रिमेन्स एडवर्टेंट ऑन द बॉर्डर डे एंड नाइट। डे एंड नाइट का मतलब दिन रात। हालांकि बॉर्डर पे बीएसएफ भी रहती है, ठीक है, बॉर्डर पे बीएसएफ भी रहती है, लेकिन इंडियन आर्मी भी कुछ जगह पर तैनात होती है। तो ये लोग कैसे रहते हैं? एडवर्टेंट रहते हैं, सतर्क। और अगर इनएडवर्टेंट हो गया तो वो फिर हो जाएगा अनजाने में या अनइंटेंशनल। इनएडवर्टेंट को क्या कहेंगे? अनइंटेंशनल बोलेंगे, अनइंटेंशनल, अनजाने में। ठीक है, नेक्स्ट, अगला, असेल। असेल का मतलब होता है हमला करना। क्या करना? अटैक करना। पहला मीनिंग होता है हमला करना, और दूसरा होता है किसी को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना। ठीक है, जैसे मान लो पॉलिटिशियंस अगर असेल कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति को, तो वहां पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये हम इसका दूसरा मीनिंग, और ये हमारा पहला मीनिंग। क्योंकि आप कभी पैसेज क्लोजेस में देखते हो ना, तो आप कहते हो सर आपने तो बताया था इसका मतलब अटैक होता है, लेकिन कभी कभी कुछ वर्ड्स का एक और मीनिंग भी हो जाता है, तो दूसरे मीनिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी हमला ही है, बट ये शब्दों का हमला है। ये किसका है? शब्दों का हमला, ये शब्दों का हमला होता है। ठीक है, अच्छा, द सोल्जर्स असेल्ड द एनिमी। सोल्जर्स ने एनिमी को क्या किया? असेल किया, मतलब उन पर हमला किया। ठीक है, किस पर? एनिमी के कैंप पर एट नाइट। तो जो दुश्मन का कैंप था उस पर अचानक से हमला किया। और ये भैया आपको पता ही है कि इंडियन आर्मी ने हमला किया था कहां पर? पाकिस्तान पे, ऑपरेशन सिंदूर। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज अटैक्स 9 एरियाज इन पीओके एंड पाकिस्तान बेस्ड टेरर कैंप्स। तो इंडियन आर्मी ने क्या किया? सॉरी, इंडियन आर्म फोर्सेज, यानी कि आर्म फोर्सेज मतलब आपको पता है एयर फोर्स ही थी वहां पर मेनली, तो उन्होंने असेल किया, हमला किया। आगे चल को इसको हम ऑन स्लॉट भी कहेंगे, ऑन स्लॉट। ऑन स्लॉट, ऑन स्लॉट का मतलब होता है अटैक करना या हमला करना किसी चीज पे। एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है स्कोप, दायरा, रेंज। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई बताओ इस नियम में क्या स्कोप है, हम इसमें क्या संशोधन कर सकते हैं। तो आपने कहा इसमें 5 चीजें संशोधन हो सकती हैं। तो किसी चीज में, नियम में या किसी पॉइंट पे संशोधन होना, या किसी के अंदर कोई दायरा होना, लिमिट होना, कि भाई इसकी लिमिट इतनी है, तो इस दायरे को कहते हैं, इस सीमा को कहते हैं, इस रेंज को कहते हैं, रेंज, या रेंज भी कह सकते हैं इसको, कि भाई इसका रेंज कहां तक है? बोला इसका रेंज यहां तक है। ठीक है, तो द न्यू, ये द है, द न्यू यूजीसी रूल्स, जो नए यूजीसी रूल्स हैं, आर नाउ अंडर द एम्बिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रेंज में है, या सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है। तो ये होता है एम्बिट। एम्बिट का मतलब किसी चीज का रेंज या स्कोप। ठीक है,
एपोक्रिफल, एपोक्रिफल होता है एपोक्रिफल होता है नकली, डाउटफुल, जिस पर विश्वास ना हो सके, डाउटफुल, नॉट ट्रू या नॉट जेन्युइन, नॉट जेन्युइन, ठीक है, संदिग्ध या ऐसी बातें जो अविश्वसनीय है। जैसे मान लो किसी ने हमें कोई स्टोरी सुनाई और हमने कहा यार इस पर तो विश्वास नहीं कर सकते, तो ये तो इनक्रेडिबल हो गई, ठीक है। एपोक्रिफल का मतलब होता है इनक्रेडिबल, एक ऐसी स्टोरी जिस पर विश्वास ना किया जा सके, तो ये कहानी शायद ही सच है, यानी कि एपोक्रिफल है। अब जैसे ये चाचा थे, बैट बैट 26 में तो दुनिया खत्म है, तो ये बात पे आप विश्वास नहीं कर सकते, ये सिर्फ मीम्स के लिए सही लगती है, ये मजे के लिए लगती है चाचा ने कैसी बात करी, बैट 26 में तो दुनिया खत्म है चाचा ने भी पूरा दुनिया, है ना, एक बार को तो ऐसा करवा दिया जैसे सबके दिमाग में अबे हाँ कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगी। तो चाचा की बातें जो थी, चाचा की बातें एपोक्रिफल थी। ओ तेरी, आपको पता है कल परसों ही अभी पेपर में ही एपोक्रिफल आया था, कल परसों की बात है ये एमटीएस में, ठीक है। और हमारे अब तक जितनी हमने क्लास करी है आपको पता है कितने कितने वर्ड्स आ चुके हैं, वन वर्ड आधे से ज्यादा उतरे हैं वहां पे, तो अभी तो कुछ क्लास ही नहीं हुई है, इतने सारे क्वेश्चंस उसने पूछ लिए अभी। तो रिवाइज करते हैं ना मेरे भाई, बस बाहर ना जाने की मेरी गारंटी है, तुम रिवाइज करते हैं। अबाइड का मतलब क्या होता है, अबाइड का मतलब होता है पालन करना। तो देखो ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा पालन कर रहा है, बस इसके साथ प्रीपोजिशन कौन सी लगती है, बाय लगती है, अबाइड बाय, टू फॉलो या टू ओबे। अच्छा मैं 3 से 4 वर्ड लिखूंगा फॉलो करने के लिए। एक तो आ जाता है ए से ही एडहेयर, जहां हम लगाएंगे टू, एक आ जाएगा कोहेयर, जहां हम लगाएंगे टू, एक आ जाएगा आप लोगों का कन्फॉर्म, CONFORM, यहां भी लगाएंगे हम लोग टू, एक आ जाएगा कॉम्प्लाई, यहां आ जाएगा विद, और एक आ जाएगा आपका फॉलो, फॉलो के पीछे कोई प्रीपोजिशन नहीं होगी, सीधा ऑब्जेक्ट आएगा। एवरी ड्राइवर मस्ट अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स, हर ड्राइवर को ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। एवराइस होता है लालच, ये देखना कितना लालची आदमी है, पैसों का बिल्कुल भूखा है। तो एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मनी या धन, ठीक है, धन संपत्ति के लिए जो लालच होता है उसे हम एवराइस कहते हैं, ठीक है। अच्छा इसके लिए एक और वर्ड लिख दूं यहीं पे साथ में, क्यूपीडीटी, सी में आएगा तो वहां भी पढ़ाऊंगा, क्यूपीडीटी, क्यूपीडीटी का मतलब भी होता है लालच, ठीक है। नेक्स्ट, हिज एवराइस मेड हिम चीट अदर्स फॉर मनी, उसके लालच ने, जो पैसों के लिए उसके मन में जो लालच है, दूसरों को धोखा देने पर मजबूर कर दिया। तो मेड हिम चीट का मतलब है कि लालच ने, मेड हिम चीट का मतलब है उसे मजबूर कर दिया कि वो क्या करे, धोखा दे, इसके लिए, पैसों के लिए। तो इंसान कई बार बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, मतलब जब लालची हो जाता है तो मजबूर हो जाता है कि उसे पैसा कमाना है, तो धोखा देने लगता है। अच्छा इसके लिए एक सेंटेंस में यहां से लिख देता हूं अलग से, आप ये भी लिख सकते हो उसमें, एवराइस, बताना कैसा लगेगा सेंटेंस, इज द रूट, एवराइस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, ऑल इविल्स, सभी झगड़ों की जो जड़ है वो है लालच। जब भी आदमी लालची बहुत ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, ठीक है। लालच बुरी बला, इसको हिंदी में कहते हैं लालच, लालच बुरी, लालच बुरी बला, ठीक है। एवराइस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। चलो अवॉइड का मतलब होता है किसी दुर्घटना को होने से टालना, टालना या रोकना, टू प्रिवेंट और अवॉइड अ मिस हैपनिंग, मिस हैपनिंग, तो ये किसी अच्छी चीज को रोकना नहीं होता, ये वर्ड नेगेटिव चीज को रोकता है, ठीक है। द पुलिस एवर्टेड अ मेजर एक्सीडेंट, पुलिस ने एक बड़ा हादसा होने से उसको क्या कर लिया, रोक लिया। जैसे ये बम, जब बम ब्लास्ट होने से पहले कहीं वो मिलता है तो उसको क्या करते हैं, उसको बम को डिफ्यूज करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो क्या ना हो, बम वहां पर ब्लास्ट ना हो, तो इसे कहते हैं। अब जैसे कोई एक्सीडेंट होने से रोक ले, ड्राइवर क्या करता है, एक्सीडेंट होने से रोकता है ना। तो ऐसे ही ये जो है आर्मी वाले या पुलिस वाले जो है, ये भी किसी दुर्घटना को होने से रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्लेम, एक्लेम का मतलब होता है टू प्रेज पब्लिकली। देखो अगर तुम मुझसे कहोगे भैया प्रेज में और एक्लेम में क्या फर्क है, तो देखो प्रेज तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, चाहे मैं घर में आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, मैं दो लोगों के बीच में प्रशंसा कर रहा हूं, मैं अकेले में प्रशंसा कर रहा हूं, तो ये तो एक कॉमन वर्ड है, प्रेज एक कॉमन वर्ड है। लेकिन जो एक्लेम है, ठीक है, जैसे क्लोज टेस्ट में जब दो वर्ड आते हैं ना, फिर तुम कहते हो भैया ये वाला क्यों लगाया, तो मैं कहता हूं बेटा ये स्पेशली इसके लिए यूज होता है, तो ये तो एक कॉमन वर्ड है, कॉमन। एक्लेम का होता है, एक्लेम पब्लिकली होता है, ठीक है, पब्लिक में प्रशंसा। देखो ये पब्लिकली कर रहे हैं ना ये लोग, सब लोग, अब कोई होगा सामने गाना वाना गा रहा होगा तो उसकी क्या कर रहे हैं ये लोग, प्रशंसा कर रहे हैं। द प्लेयर वाज एक्लेम्ड, प्लेयर की प्रशंसा की गई फॉर हिज परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस के लिए। एलिमेंट होती है बीमारी, है ना, और वो भी माइनर सी, बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी बीमारी या छोटा सा रोग, जैसे जुकाम बुखार है ना, उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। जैसे इसको जुकाम ही हो रखा, मुझे लग रहा है खांस रहा है ना, खांसी हो रखी है इसको, ही हैज अ कफ एलिमेंट, हाँ खांसी हो रखी है, कफ एलिमेंट है तो मतलब खांसी की बीमारी, वो छोटी सी होती है, 2 दिन में दवाई लेगा, मम्मी इसको सहज चटाएंगी, हमारी जैसे हमारी चटा देती है, नींबू मिर्च पता नहीं काका मिला के, तो भाई वो भी ठीक हो जाएगा, है ना गाँव में तो ऐसी करती है, हाँ गाँव में मम्मी ऐसी करती है जी। सर बैकग्राउंड फिर से ब्लैक ही लगा दिया, बेटा बैकग्राउंड ब्लैक रखना मेरी मजबूरी है, बताऊं क्यों है मजबूरी, बैकग्राउंड ब्लैक रखना इसलिए मजबूरी है कि एक तो कुछ बच्चों की आईज में प्रॉब्लम होती है, दूसरा क्या है कि इस पे पिक्चर नहीं आ पाएगी व्हाइट पे अच्छे से। अब बताओ मैं क्या करूं, व्हाइट में करवाऊं क्या इसको, चलो मैं देखता हूं कुछ इसका ना, कुछ इसका उपाय ढूंढता हूं, इसका उपाय देखता हूं, आपको चेंज करवाता हूं इसको। नेक्स्ट अगला, एवरेज, एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब होता है छोटा कर देना, एवरेज का मतलब है किसी चीज को छोटा कर देना, टू शॉर्टन और रिड्यूस लेंथ, किसी चीज की लेंथ को छोटा कर देना। अब जैसे यहां पर तो एक एग्जांपल दिया, फिर एक मैं दूंगा, एक मैं अलग से देता हूं। जैसे मान लो 2 गांव हैं, ये गांव है ये गांव है, इन दोनों गांवों को जोड़ने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ब्रिज बनाना पड़ेगा। अब ये जो नदी आ रही थी नदी, इस नदी पे हमने क्या बना दिया, ब्रिज बना दिया, तो अब लोग जो है यहां से पुल पे चढ़ के और यहां पहुंच जाएंगे, तो नहीं तो घूम के जाना पड़ता ना, यूं पता नहीं कहां कहां घूम के जाना पड़ता। तो इस ब्रिज ने, तो ब्रिज रास्ते को क्या करता है, छोटा करता है। अगर पुल टूट जाता है और वहां ब्रिज ना हो तो फिर तो आदमी बहुत दूर को जाना पड़ता है, तो इसीलिए हमने कहा कि जो ब्रिज है, ब्रिज ब्रिज रास्ते को क्या करता है, एब्रिज करता है, तो इसका मतलब है छोटा। जैसे देखो अब अगर डॉक्टर इतनी लंबी चौड़ी बात लिख के दे दे आपको, तो उससे छोटा सा क्या है कि भाई सीधा लिख दे पैरासीटामोल दे दो, तो इसका मतलब ये छोटा कर दिया। द एडिटर एब्रिज द लॉन्ग स्टोरी, एडिटर ने उस लंबी सी कहानी को एब्रिज कर दिया, एब्रिज का मतलब है छोटा कर दिया। तो ये वाला जो पिक्चर में, ये वाला जो मेथड मैंने बताया ना ब्रिज, ये आपको हमेशा याद रहेगा कि भाई ब्रिज का काम है रास्ते को छोटा करना, तो ब्रिज करता है एब्रिज, रास्ते को एब्रिज करता है, ठीक है। चलो ऑस्पिशियस ओकेजन कैसा होता है, ऑस्पिशियस ओकेजन होता है शुभ अवसर,
ठीक है जी, मंगलकारी। जैसे अब देखो ये सब कुछ पूजा पाठ ये सब है ना, दिवाली, दिवाली कैसा दिन माना जाता है? ऑस्पिशियस ओकेजन, शुभ अवसर माना जाता है, शुभ समय। दे चूज, उन्होंने चुना एन ऑस्पिशियस डे फॉर द वेडिंग। अच्छा, शादी की जो डेट निकलवाई जाती है, जैसे मान लो मेरी शादी, मेरी तो नहीं, तुम्हारी करवाता हूं, मान लो तुम्हारी शादी 14 फरवरी को करवा दूं, है ना, तो 14 फरवरी चुन के निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि 14 फरवरी को अगर डेट निकलती है शादी की, तो वो कैसी डेट होगी? वो ऑस्पिशियस डेट होगी, ऑस्पिशियस ओकेजन होगा या ऑस्पिशियस दिन होगा। फिर पंडित जी कहते हैं 14 तारीख को शादी फिक्स कर सकते हो, या 28 फरवरी को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 दिन निकल रहे हैं, इन 2 दिन पर शादी कर लो। क्यों? क्योंकि ये दोनों दिन कैसे माने जाएंगे? ये दोनों दिन शुभ माने जाएंगे। कैसे माने जाएंगे? शुभ माने जाएंगे। दोनों के दोनों दिन शुभ माने जाएंगे। ठीक है, हाँ, दोनों जो है वो शुभ ही माने जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अगला, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है धन को, संपत्ति को इकट्ठा करना। टुगेदर, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ओवर टाइम, धीरे धीरे। ओवर टाइम का मतलब होता है एकदम से नहीं, ओवर टाइम का मतलब होता है धीरे धीरे। ठीक है, ही एक्यूमुलेटेड, उसने एक्यूमुलेट किया बहुत सारा पैसा थ्रू हार्डवर्क। थ्रू हार्डवर्क का मतलब होता है मेहनत से। ठीक है, तो एक्यूमुलेट का मतलब होता है धीरे धीरे जमा करना, टुगेदर और कलेक्ट मनी ओवर टाइम। ठीक है, एकदम से नहीं, धीरे धीरे जमा करना। ठीक है, एपोकैलिप्स, एपोकैलिप्स का मतलब होता है महाविनाश, प्रलय, ग्रेट डिस्ट्रक्शन और एंड ऑफ द वर्ल्ड। जब मतलब दुनिया की बर्बादी तय हो या बिल्कुल सत्यानाश कर दिया हो। और युद्ध में अक्सर ऐसे होता है, ये देखो पूरी बिल्डिंग जला दी एकदम, दिस इज कॉल्ड एपोकैलिप्स। इसमें छोटा नुकसान नहीं होता, इसमें बड़ा नुकसान होता है। डिस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते, ग्रेट डिस्ट्रक्शन कहोगे। ग्रेट डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है बहुत बड़ा नुकसान। द वॉर लुक्ड लाइक एन एपोकैलिप्स, वॉर जो है वो कैसा दिखा? महाप्रलय के जैसा दिखा। और युद्ध हमेशा महाप्रलय जैसा ही होता है। एक्रीशन, एक्रीशन का मतलब होता है धीरे 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 चीजों का बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना। अच्छा, इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो आप लोग, एस्केलेट, ESCALATE। एस्केलेट का मतलब ये होता है किसी चीज का बढ़ना, एस्केलेशन मतलब बढ़ना चीजों का। और कैसे बढ़ना? एक्रीशन का मतलब है स्लो इंक्रीज, धीरे धीरे बढ़ना। ठीक है, अच्छा मैंने अभी धीरे धीरे घटना भी बताया था, और एक ही वर्ड पूछ रहा हूं मैं, बाकी कोई नहीं, ऐसे तो बहुत वर्ड होते हैं, बट एक ही बताओ, देखो जरा किसको याद है। बताओ बताओ बताओ, ए से बताया था धीरे धीरे घटना, इतनी देर में तो आ जाना चाहिए। अगर अब इतनी देर में नहीं आ रहा तो फिर तो तुक्के वाली बात है। अब तो मेरा देख के। एट्रीशन, एट्रीशन मैंने बताया था धीरे धीरे घटना, डिक्रीज, कम होना, ये बताया था। ही मेड प्रॉफिट, उसने प्रॉफिट कमाया ड्यू टू द एक्रेशन इन शेयर प्राइसेस, क्योंकि शेयर प्राइसेस में क्या हो गया? एक्रीशन हो गया, मतलब बढ़ोतरी हो गई। मुनाफा इसलिए कमाया क्योंकि शेयर प्राइस जो है उसकी कीमतें धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो एक्रीशन, एक्रीशन होता है धीरे धीरे बढ़ना, और एट्रीशन होता है घटना। और एक भाई कह रहा है हमारा एट्रीब्यूशन, भाई नहीं, ये तो गुड़िया कह रही है हमारी, एट्रीब्यूशन। बताना बच्चों एट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? चलो एक ही वर्ड है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी को श्रेय देना, किसी को जिम्मेदार ठहराना। होल्ड जिम्मेदार, होल्ड रिस्पॉन्सिबल, होल्ड रिस्पॉन्सिबल, होल्ड जिम्मेदार। ठीक है, चलो जी अगले उस पर आ जाओ। अप्रेज, अप्रेज का मतलब होता है किसी चीज की कीमत आंकना, या किसी किसी व्यक्ति की काबिलियत आंकना। टू जज द वैल्यू ऑफ समवन, समवन या समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु की काबिलियत को आंकना, इसे कहते हैं अप्रेज करना। ठीक है, जैसे लोहा, सॉरी लोहा कह रहा हूं, ये सुनार, सुनार इस सोने की चैन की क्या कर रहा है? कीमत आंक रहा है। जैसे ये देखो ब्रोकर है, ये इस घर की क्या आंक रहा है? कीमत आंक रहा है। ठीक है, ऐसे ये देखो, ये इसको पता नहीं क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू दिख रहा होगा कि भाई ये कितनी कीमत का है। तो द बॉस अप्रेज माय वर्क। अब जैसे यहाँ बॉस जो है मेरे काम को अप्रेज कर रहा है, उसकी वैल्यू का भाई कितना अच्छा किया कितना खराब किया। तो अप्रेज करना मतलब किसी का काम का, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का इवेल्युएट करना। तो जज द वैल्यू कह दो, या एक और वर्ड कहता हूं इवेल्युएट, EVALUATE, इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है कीमत आंकना, एस्टिमेट, आंकड़ा लगाना कि भाई कितनी वैल्यू है इसकी। ठीक है, अच्छा इसके साथ एक वर्ड आता है अप्राइज। अप्राइज यहां लिख देता हूं, अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म, अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म, यानी कि सूचना देना। अप्राइज करना मतलब सूचना देना। तो अब अप्रेज और अप्राइज में ना डाउट मत लेना। ठीक है, अप्रेज का मतलब होता है किसी का कीमत आंकना, और अप्राइज का मतलब होता है सूचना देना। अप्लॉम होता है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसके साथ आत्म शांति भी, यानी कि जब दुनिया कुछ भी बोल रही हो और आपके अंदर बिल्कुल एक शांति भी हो और कॉन्फिडेंस भी हो, तो उसे कहते हैं अप्लॉम। अब ये तो भाई लगा दिया भाई। ही स्पोक विद एप्लॉम, उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, पूरी क्लास के सामने। तो देखिए जब आदमी डरता नहीं है ना और जो बात है उसको बोल देता है, तो उसे हम कहते हैं कि भाई ये आदमी एप्लॉम के साथ बोलता है। एप्लॉम के साथ, एप्लॉम का मतलब कि दिमाग को शांत भी रखना है और कॉन्फिडेंस भी रखना है। तो वहां पर क्या कहलाया जाता है? वहां पर कहलाया जाता है एप्लॉम कहलाया जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब होता है पैशनेट, आर्डेंट का मतलब होता है जोशीला, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा जोश हो। ठीक है, पैशनेट कह सकते हो, आर्डेंट कह सकते हो, एंथुसियास्ट, एंथुसियास्ट मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा जोश भरा हुआ हो। ठीक है, अब यार ये लड़का जानते हो ये कौन है? इसका नाम मेरे ख्याल में नवदीप था, क्या था कुछ था, जिसने वो भाला फेंका था, गोल्ड मेडल जीता था इसने। ये लड़का, इसको हरियाणा का है, मेरे को इतना तो याद है। इसका नाम याद नहीं आ रहा, नाम तुम बताओ किसको याद है। ही इज एन अर्डेंट सपोर्टर ऑफ हिज टीम। जैसे मान लो आरसीबी के फैन जो हैं, आरसीबी के फैन वो इतने ज्यादा भाई इतने अर्डेंट हैं, इतने पैशनेट है आरसीबी के लिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर कोई बंदा किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं अर्डेंट। तो अब इसका नाम क्या है? नवदीप, हाँ नवदीप, तो लिख देता हूं नवदीप।
तो ये नवदीप भाई इतना जोशीला आदमी है कि इसने मतलब देखा होगा जब भाला फेंका था गाली भी दी थी इसने, मतलब जोश में थी वो, वैसे नहीं थी किसी को गलत नीचा दिखाने के लिए, जोश में थी। तो ऐसे लोग होने चाहिए, ठीक है। एसेंडेंसी, एसेंडेंसी का मतलब क्या है? एसेंडेंसी का मतलब है दबदबा, यानी कि जब आपके हाथों में धीरे धीरे कंट्रोल आने लगता है, पावर आने लगती है। यार यादव जी तुम गाली गाली खाने का काम करते हो, ऐसे ये पिक्चर मेरी क्यों लगानी है? हाँ भाई, अब मैं गाली दे दूंगा फिर तो कहेगा जी वो कह दिया। मैं आज तक कभी ना बोलता हूँ ना कुछ, इसका तो तुम फायदा उठाते हो। अरे भैया हद है यार। मोदी जी की लगा दो, मोदी जी के भी तो एसेंडेंसी हो रहा है, उनके हाथ में भी तो कंट्रोल आ रहा है, दबदबा आ रहा है। वैसे खैर इसको हटा के मैं बता दूं, इससे याद आया हमारे दिल्ली पुलिस एक ऐसा एग्जाम था एचसीएम का जिसमें 100% नहीं था, तो उसमें भी हमें 25 में से 25 के बच्चे 2 मिल गए हैं। मेंस में तो 135 में से 135 के हमारे पास थे ही। सीजीएल प्री में एडिक्विटी 50 में 50 है। अभी एमटीएस का तो देखेंगे क्या क्या होगा आने वाले टाइम में। बाकी बाकी और एग्जाम्स में सब में हमारे पास है कंप्लीट 100%, ठीक है। चलिए जी, अब इसमें तो मैं क्या ही बोलूंगी, यादव जी को एक दो गाली चुपचाप देनी पड़ेगी, तभी तभी आदमी जो है ना तभी सुधरेगा जी। नेक्स्ट अगली बात है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकारना, ठीक है, स्वीकार कर लेना। जब आप किसी चीज को एक्नॉलेज करते हो तो आप उस चीज को एडमिट करते हो, स्वीकारते हो। जैसे सपोज करो, जैसे मैंने गलती की थी, ठीक है। हालांकि गलती को स्वीकारना पता क्या होता है? गलती को स्वीकारना होता है कन्फेस। अब गलती की थी, बच्चों ने करवा दी जो वो क्या कहते हैं एनालिसिस वाली, तो लेकिन हमने आगे स्वीकारा कि हाँ भाई हमसे गलती हुई, बट गलती हमने जानबूझ के नहीं की, वो बच्चों की वजह से हुई। वो बच्चों ने ऐसा काम करवाया बिल्कुल कि भाई मतलब जो उम्मीद नहीं थी, जो हमने जिंदगी में सोचा भी नहीं था। वो तो ठीक है कि हमारे बच्चे इतने हैं लाखों की संख्या में जो प्यार ज्यादा करते हैं, तो फिर वो एक दो जो होता है उनसे हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो ये विश्वास टूटने वाली बात होती है किसी टीचर की कि यार जो बच्चों पे इतना ज्यादा विश्वास करता हो तो फिर बच्चे ऐसा कर दें। खैर वो होंगे जिसके भी होंगे जिन्होंने जो किया सब कुछ। तो मैं ये कह रहा था कि एक्नॉलेज का, अब जैसे मान लो आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपने मेहनत की तो मैं आपकी मेहनत को एक्नॉलेज करूंगा, ठीक है। तो किसी की किसी मेहनत को, किसी के काम को एक्सेप्ट करना, स्वीकारना, इसे हम कहते हैं एक्नॉलेज करना। सर आपने उस बच्चे को कुछ कहा नहीं? नहीं यार मैं कभी किसी बच्चे को नहीं कहता कुछ, मैंने तो सर यादव जी को कुछ मत कहना नहीं तो लड़ाई हो जाएगी, एकदम सही पिक्चर लगाते हैं। नहीं नहीं यार थोड़ा चेंज होना चाहिए, है ना। तो ये समझ में आ गया भाई, ये बात क्लियर हो गई सभी को यहाँ यहाँ से। तो मैं क्या कह रहा था अभी, हाँ एक्नॉलेज का मतलब है किसी की मेहनत को स्वीकारना, किसी के कार्य को स्वीकारना कि हाँ भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो उसको मानना कि हाँ मैं मान रहा हूँ भाई, मैं एडमिट कर रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। कन्फेस भी स्वीकारना होता है, ठीक है, लेकिन ये स्पेशल किसी गिल्ट को, अपराध को, है ना, गिल्ट को, अपराध को, मिस्टेक को, ये सिर्फ वहां आता है, ठीक है। नेक्स्ट एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब होता है किसी बात को और ज्यादा स्पष्ट करना, ठीक है, किसी बात को और उभारना। जैसे मान लो कोई टॉपिक है और मीटिंग में टॉपिक चल रहा है, तो हमने इस पॉइंट पे, इस टॉपिक पे फोकस ज्यादा किया, तो टू एम्फेसाइज करना, जोर डालना, और मेक समथिंग मोर नोटिसेबल, मतलब उसको और उभारना, ठीक है। द टीचर एसेंचुएटेड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर द एग्जाम। तो जैसे एग्जाम से पहले हम आपको मेन मेन पॉइंट पढ़ाते हैं ना, तो वो चीज समझाते हैं। ऐसे ही जैसे कोई मीटिंग है उसमें हमने किसी पॉइंट पे ज्यादा फोकस किया, तो उस पॉइंट को हम एसेंचुएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा स्पष्ट करना या उस बात को उभारना, सबके सामने लाना, इसे एसेंचुएट कहते हैं, यानी कि फोकस करना उस बात पे ज्यादा फोकस करना। जैसे यहाँ पे टीचर कर रहा है ना इन कुछ बातों के ऊपर कि भाई ये काम करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट खत्म हो गया। चलो अब वन वर्ड करेंगे फिर ऑब्जेक्टिव। एस्ट्रोलॉजी होता है जब आप भविष्य बताते हो, ठीक है, आपके नक्षत्र को देखकर, है ना, स्टडी ऑफ स्टार्स। स्टार्स का स्टडी होता है, लेकिन वो किस लिए होता है? आप प्रिडिक्ट करते हो फ्यूचर, भविष्य बताने के लिए। तो शी बिलीव्स इन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी पर विश्वास करना। जैसे लड़कियां ज्यादा करती हैं, अक्सर मैंने देखा है कि लड़कियां जो है ज्यादा विश्वास करती हैं, ठीक है, लड़कियां जो है वो क्या करती हैं? ज्यादा विश्वास करती हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं? एस्ट्रोनॉमी में हम स्टार्स, है ना, प्लैनेट्स, इनके ऊपर अध्ययन करते हैं, स्टार्स का, प्लैनेट्स का, लेकिन यहां भविष्य नहीं बताते हैं। भविष्य हम किसमें बनाते हैं? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी में नहीं बताते हैं। एस्ट्रोनॉमी होता है खगोल विज्ञान। दोनों समझ में आ गया? हम सब डालो कि भैया एकदम समझ में आ गया। एस्ट्रोलॉजी में तो हम किसी के बारे में बताते हैं इसका भविष्य क्या होगा, कैसे होगा। और एस्ट्रोनॉमी में हम जो है, एस्ट्रोनॉमी में हम ये बताते हैं कि मतलब एस्ट्रोनॉमी में हम रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये खगोल विज्ञान हो गया। लीपोफोबिया। लीपोफोबिया ये पेपर में आया था भाई, लीपोफोबिया, ठीक है, ये अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, बट मैं जनरली जो थोड़े से नए होते हैं ना उन पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, जो कभी बच्चों ने नहीं पढ़े होते हैं और वो आ जाते हैं पेपर में। फियर ऑफ फैट और गेनिंग वेट। आप में से किस किस को, लड़कियों को तो ये बहुत होता है, लड़कियों को ये सबसे ज्यादा होता है। शी अवॉइड स्वीट्स, वो मिठाई नहीं खाती है ड्यू टू लीपोफोबिया। तो लीपोफोबिया होता है मोटा होने का डर। हर्ष तिवारी, ठीक है बेटे। तो आप में से किस किस को लीपोफोबिया है? ये तो मुझ में है, सिमरन। हाँ, लड़कियों में सबसे ज्यादा होता है। विनीता, हाँ मैं समझ गया, लड़कियों में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। देखना कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें रखी हैं इसके सामने, ये सारा खाने का रखा है, लेकिन क्योंकि वो लीपोफोबिया है इसलिए नहीं खा रही है बेचारी, ठीक है। इर्गोफोबिया, ये किसमें है बताओ जल्दी से। ये डर तो किसका हो गया? ये तो हो गया मोटा होने का। इर्गोफोबिया है काम का डर, ठीक है। जैसे ये भाई इतना डरा हुआ है, अरे मैं ये कैसे करूंगा, ये फाइल्स कैसे कंप्लीट करूंगा, ये सारी चीजें। तो आप में किसमें है? काम से लगने वाला डर, फियर ऑफ वर्क, काम से लगने वाला डर, इसे कहते हैं इर्गोफोबिया। बैथोफोबिया। बैथोफोबिया होता है गहराई से लगने वाला डर, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे देखो नीचे जाने से डर रहा है क्योंकि गहराई से डर रहा है, तो जो गहराई का डर होता है वो होता है बैथोफोबिया। एक्रोफोबिया, ऊंचाई से, हाइट से लगने वाला डर। ये लड़का याद है किसी को? अरे भाई 100 रुपए ले ले मुझे लैंड करा दे, ये इसकी मीम्स वायरल हुए थे। हाँ ये तो मेरे को भी याद आ गया। इस लड़के का आपको पता होगा, पता है सबको, ये वो करा था ये, उसमें ऋषिकेश का है शायद इसका, है ना। और ऐसे लोग होते हैं जिनको हाइट से डर लगता है, तो इसने कहा भाई लैंड करा दे एक बार। तो ये एक्रोफोबिक होते हैं।
हाँ, इसका नाम मुझे नाम तो खैर कहीं पता नहीं, पर ये मीम्स में बहुत हुआ था। ठीक है। एर्गोफोबिया मुझे है शिखा सिंह। शिखा की मम्मी अगर देख रही हो तो इसके पीछे कनपट्टी पे यहाँ पे ना, यहाँ पे यहाँ लगाओ 2-3 इसके कान के नीचे एकदम। ठीक है। फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट कौन होता है? फ्लोरिस्ट होता है फूल बेचने वाला, फूल बेचने वाला। तो फूल वाले ने गुलदस्ता बनाया, द फ्लोरिस्ट मेड अ बुके। अच्छा, ये एमटीएस में कल परसों तो आ रखी थी बुके की स्पेलिंग, हालांकि ये सीजल में पूछी हुई है बट रिपीट होती है कई बार। बुके, BOUQUET, BOUQUET। बुके क्या होता है? बुके होता है गुलदस्ता। ठीक है। तो फ्लोरिस्ट होता है फूल बेचने वाला। ले देकर गुलाब का फूल ये कह गया टोकरी वाला, देकर गुलाब का फूल ये कह गया टोकरी वाला, तुम करते रह जाओगे इधर उधर तैयारी, उसे ले जाएगा लक्ष्य और संकल्प बैच वाला। क्योंकि लक्ष्य बैच और संकल्प बैच वाला बहुत मेहनत कर रहा है, तो इसी बार नौकरी लेके और वो ले जाएगा अपने साथ ब्याह के। तो ये लक्ष्य और संकल्प बैच के लड़कों के लिए था। लड़कियों के लिए तो मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि लड़कियां कहां किसको ब्याह के ले जाएंगी, लड़के ही तो लेके जाते हैं, तो ये लड़कों के लिए ही बोल दिया है। ठीक है। कैलीग्राफिस्ट संजीव सर, यहां मेरा नाम लिखना चाहिए था, संजीव सर। जो बहुत ही सुंदर लिखता हो उस व्यक्ति को हम कहते हैं कैलीग्राफिस्ट। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग है ना, एक्सपर्ट। तो बहुत सुंदर लिखने में जो एक्सपर्ट हो उसे हम कहते हैं कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट ने लिखा कार्ड्स को बहुत अच्छे से। ठीक है। चलो, कार्टोग्राफर। सिखा कह रही है सर मम्मी पास में ही थी, पिटवा दिया। नहीं नहीं, मैं तो ये कहूंगा और 2-4 लगे। 5-4 लगने चाहिए फटाफट अच्छे से। चलो, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर होता है नक्शा बनाने वाला। ये देखो, ये नक्शे बना रहे हैं, ये जो भाई है ना हमारे, ये हमारे दादाजी, इनका नाम है रामपाल, रामपाल। ये हमारी जो है क्या कहते हैं दीदी हैं, इनका नाम है बिनीता, बिनीता। अंग्रेजी नाम रख देते, हिंदी से। ये हमारा कालू भाई है, इसका नाम है कल्लू। ठीक है। तो रामपाल, बिनीता और कल्लू, ये तीनों नक्शा बनाने वाले हैं, कार्टोग्राफर है। ठीक है। तो तीनों नक्शे बना रहे हैं अलग अलग। शॉफर, शॉफर होता है निजी ड्राइवर। जब तुम्हारी कल नौकरी लगेगी, फिर तुम्हारी शादी होगी, फिर शादी के बाद तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर तुम काम पर जाया करोगे, फिर बच्चे भी स्कूल जाया करेंगे, फिर तुम ड्राइवर रखोगे प्राइवेट, क्योंकि तुम्हारे बच्चों को स्कूल भी छोड़ के जाना जाना है, तुम तो बिजी रहोगे, तो जो तुम प्राइवेट ड्राइवर रखोगे है ना, उस प्राइवेट ड्राइवर को ही क्या कहते हैं? शॉफर कहते हैं। निजी ड्राइवर, निजी इसलिए कहा है क्योंकि अपना होता है। एक तो होता है जो कैब चलाता है मतलब पैसे कमाने के लिए, वो नहीं। एक वो सरकारी वाला, ये अपना पर्सनल जो आदमी रखता है, ठीक है, उसे हम शॉफर कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉफर। क्या पढ़ेंगे? शॉफर कहेंगे। शॉफर, शॉफर मेरे साथ बोलो। सर हैप्पी रोज डे। आज रोज डे है? आज कौन सा दिन है? आज तो क्या तारीख है आज? 7 तारीख। 7 तारीख को रोज डे आता है, तुम्हें बहुत पता है सब कुछ। रोज डे कल क्या है फिर? आज रोज डे, तो कल कौन सा डे होगा? इन सब बातों का बहुत ध्यान रहता है तुम्हें रोज डे का, है भाई। पढ़ भी लो, रोज डे तो फिर आ जाएगा दोबारा। रोज देने वाली तभी तो आएगी जब तुम पढ़ाई करोगे, नहीं तो ना रहेगा रोज और ना रहेगी रोज लेने वाली। अब तुम पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा बताओ। शीत, शीत क्या होता है? शीत होता है मयान, जिसमें हम चाकू या तलवार रखते हैं ना। जैसे ये शिवाजी महाराज का शीत ये है ना, ये है, इसमें हम वो रखते हैं तलवार। ही कैप्ट द स्वॉर्ड इन द शीत, उसने तलवार को मयान में रखा। सैनिटोरियम वो जगह होती है जहां पर आपका इलाज किया जाता है, लेकिन ये अस्पताल नहीं होता, अस्पताल नहीं होता, यहां पर आपकी देखभाल की जाती है। ठीक है। प्लेस फॉर रेस्ट, यहां पर आपको रेस्ट कराया जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है आपको। ठीक है। एक से जैसे वही पिक्चर थी, हम दिल दे चुके सनम, नहीं शायद पता नहीं कोई और थी, नाम याद नहीं आ रहा, तो उसमें सलमान खान के साथ ये समस्या हो जाती है, तो उसको ना सैनिटोरियम में रखा जाता है। यहाँ पर रेस्ट करवाया जाता है, रेस्ट मतलब एक अच्छा माहौल दिया जाता है, और उसके और स्पेशली ऐसे पहाड़ों में इस जगह ऐसी जगह दी जाती है ना, जैसे ये पहाड़ों की जगह, मतलब दिमागी रूप से शारीरिक रूप से ठीक किया जाता है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, स्कलरी होती है बर्तन धोने की जगह, जैसे ये रही, ये जगह जो है बर्तन धोने की, इसको स्कलरी कहते हैं। ठीक है। स्कलरी, 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 स्कलरी कहते हैं उसको। ड्रे, ड्रे होता है गिलहरी का घोंसला, गिलहरी का घोंसला। स्क्वेरल्स नेस्ट, तो ये रही गिलहरी, मतलब गिलहरी का घोंसला है। द स्क्वेरल सेट इन इट्स ड्रे, इट्स किसके लिए है? स्क्वेरल के लिए। स्क्वेरल गिलहरी होती है और ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इट्स आता है। ठीक है। तो गिलहरी जो है वो अपने घोंसले में बैठी थी। डिकेंटर, डिकेंटर क्या होता है? डिकेंटर होता है शराब की बोतल। ठीक है। शराब की बोतल, ये देखो, ये अलग अलग टाइप की होती है, आपने देखा होगा अपने चाचा पापा ताऊ है ना, दादाजी के उस पर रखी रहती है, इस टाइप की बोतल होती है, बड़ी बड़ी बढ़िया सी, ये महंगी महंगी सी होती है, तो इसे डिकेंटर कहते हैं। तो सीधा कहते हो डिकेंटर होता है शराब की बोतल, बॉटल फॉर सर्विंग वाइन। ठीक है। तो ही पोर्ड द वाइन, उसने वाइन को डाला फ्रॉम द डिकेंटर, डिकेंटर मतलब बोतल से, किसमें? इनटू द ग्लास। ठीक है। क्रैच, क्रैच क्या होता है? क्रैच होती है वो जगह जहां पर बच्चों की देखभाल की जाती है, जिस जगह पे बच्चों को छोड़ा जाता है। अच्छा, ये गांव में नहीं होता, ये शहरों में भी, हमारे यहाँ भी नहीं है, ये जनरली बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या अंग्रेजों के यहाँ होते हैं ज्यादा, कि जैसे दो है पति पत्नी, ये भी नौकरी पे चला गया, ये भी, तो जो उनका बेबी है उसे क्रैच में छोड़ जाते हैं, और क्रैच में जो वहाँ महिलाएं होती हैं वो उनकी देखभाल करती हैं, फिर शाम को आते हैं ऑफिस से दोनों और उसको लेकर अपने घर आ जाते हैं। तो ऐसे होता है अंग्रेजों के यहाँ, यही सारे कारनामे उन्हीं के यहाँ होते हैं ये। यूटोपिया, यूटोपिया होता है वो जगह जहां पर सब कुछ परफेक्ट हो, मतलब स्वर्ग कह सकते हैं एक तरीके से। आदर्श जगह, आदर्श का मतलब है परफेक्ट इमेजिनरी, अच्छा ये रियल नहीं होती, इमेजिनरी लैंड होती है। तो जैसे आप सोते हो ना और आप यूटोपिया में चले जाते हो, ठीक है, लड़के लोग ऐसे ही रहते हैं ना, सपने में यूटोपिया में चले जाते हैं। देखो, अब ये भाई सो रहा है, सोते सोते ये कहां चला गया? यूटोपिया में चला गया। क्या याद आ रहा है इसको? ओए होए, मैं बिस्तर पे मखमल के गद्दे पे सोया हुआ हूँ, पीछे से एक सुंदर सी नारी आके हाथ लगा के मुझे कहती है, उठो पिया जी उठो, मैं नाश्ता ले आई हूँ, मैंने आपके कपड़े प्रेस कर दिए हैं, है ना, और पिया जी जो हैं अपना नींद में हैं। तो ये बिल्कुल भाई साहब कितना मुस्कुरा रहा है, कितना मुस्कुरा रहा है।
तो ये कहां पहुंच गया भाई? यूटोपिया में। और ये इमेजिनरी है, रियल नहीं है, ये यूटोपिया में है। तो इसको कहते हैं समझ में आ गया? तो यूटोपिया होता है सपनों की दुनिया, लेकिन वो परफेक्ट होती है। सर आपकी पिक्चर पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता तो और पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे, ये पक्का है। अच्छा वैसे सोचो अगर ये ना होता तो यूटोपिया बस आप सोच लेते कि हाँ कुछ होता हो, है ना? तो चलो नेक्स्ट अगला, सिनेक्योर। सिनेक्योर होता है एक आसान सी नौकरी जिसमें सैलरी तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन काम बहुत कम होता है। ठीक है, लिटिल वर्क एंड हाई सैलरी, यहां पे हाई लिखना भूल गया, हाई सैलरी मतलब सैलरी बहुत ज्यादा होती है। जैसे सीजीएल में ना बहुत सारे लोग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहां सिनेक्योर होता है वो जॉब, क्योंकि उसमें काम तो 5-6 घंटे का ही होता है, बैठना ही होता है, और सैलरी मिलती है मोटी मोटी, बहुत बढ़िया है। अब ये देखना बाबूजी, है ना, ये बिल्कुल मतलब टेबल पे रखे हैं पैर और अपना पेट हो रहा मोटा खा खा के, है ना, काम धंधा है नहीं और सैलरी मिल रही है भर भर के, तो ये जो है सिनेक्योर जॉब में है। कैसी जॉब में? इसका नाम रख देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ। मोटे आदमी को जनरली गाँव में क्या कहते हैं, है ना, इसको मोटे को कहते हैं गोपू, गोपू दास कहते हैं, गोपू। तो हमारा गोपू है ना, ये गोपू, ये तो मुझे वो लग रहा है सीसी का चेयरमैन वो भी गोपू ही है ना? कोई काम धंधा नहीं है, बच्चों की जिंदगी तबाह कर रखी है और खुद लेटे हैं भाई साहब, पैसा ले रहे हैं मोटा। ठीक है, रिगेलिया। रिगेलिया होता है किसी राजा की शाही पोशाक, किसी राजा की शाही पोशाक को हम कहते हैं रिगेलिया। ठीक है जी, किसी राजा की शाही पोशाक, रॉयल ड्रेस या ऑर्नामेंट्स, आभूषण। द किंग वोर रिगेलिया, राजा ने शाही पोशाक पहनी हुई थी। तो जो ये आभूषण है ना ये सब, और ये इसे रिगेलिया कहते हैं। एनोनिमस होता है गुमनाम, मतलब जिसका नाम ही ना पता हो। जैसे आपने किसी को एक पत्र भेजा लेकिन उस पर नाम नहीं लिखा तो ये एनोनिमस होगा। जैसे ये लोग एनोनिमस हैं क्योंकि दिख ही नहीं रहा, कुछ पता ही नहीं है, सॉरी एनोनिमस, इनका पता ही नहीं कौन है। तो एनोनिमस का मतलब विदाउट नेम। जैसे बचपन में मेरे दोस्त ने एक लेटर लिखा, ठीक है, एक पत्र लिखा। अब वो पत्र जो है वो जाना था उसकी महिला मित्र के पास जाना था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि उसने जो पत्र है वो महिला मित्र को तो दे नहीं सकता था क्योंकि गांव में घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो उसने उसके भाई को दे दिया। वो भाई था छोटा, वो छोटा था, चौथी पांचवी क्लास में, पांचवी क्लास में ही था शायद, हाँ। तो अब क्योंकि वो भाई जानता था लेकिन उसको चॉकलेट पॉकलेट खिला देता था, तो उसके उसने जो है मेरे दोस्त ने उसने अपने जो महिला मित्र है उसके भाई को दे दिया। अब उसके भाई और उसको चॉकलेट पकड़ा दी, ठीक है, कि ले ये चॉकलेट पकड़ और ये लेटर जो है और उसको खोलना मत और जाके अपना वहां दे देना। अब इसने चॉकलेट खाई पहले तो, फिर इसने जो है ये जो लेटर है ये ले जाके दे दिया घर पे। अब लेटर पहुंचा घर पे, ठीक है, और लट बजे मेरे, लट लगे मेरे को। क्यों लगे मेरे को लट लगे? मेरे को सबसे पहले लट इसलिए लगे क्योंकि दोस्त थी फंसता है सबसे पहले, तो मेरे को इसलिए लगे क्योंकि इन्होंने मेरे घर पे बताया कि आपका लड़का ऐसे करवा रहा है, करवा रहा है, ठीक है, जबकि मेरा तो कोई रोल ही नहीं था। तो पहले तो मेरे घर वालों ने मेरी फिनिशिंग करी, जब मेरी फिनिशिंग हो गई फिर इनको भाई साहब को इसके, फिर इन्होंने इसके घर वालों को पकड़ा कि जी तुम्हारा लड़का ऐसा कर रहा है, तो कर रहा है उसकी भी फिनिशिंग हुई, करवा रहा है उसकी फिनिशिंग, जबकि करवाने वाले को तो पता भी नहीं था, इसने कब रच दिया खेल। ठीक है, और इसमें जो मौज में था वो था हमारा ये वाला भाई जो चॉकलेट पे चॉकलेट लगा रहा था। फिर इसने कहा इसको पीटूंगा। मैंने कहा यार बच्चा है चल छोड़ दे, क्यों, हम हमारा तो हो ही गया, हमारी तो सर्विस हो गई गाड़ी की, इस बेचारे को क्यों कर रहा है तो कभी कभी ना जिंदगी में ना ये भी होता है। ठीक है, हालांकि उस पर ये था कि एनोनिमस लेटर था, नाम नहीं लिखा था, बट अब गांव में तो नाम हो ना हो बस एक बार उंगली उठा दो किसी के प्रति, ठीक है, कि भाई ये है, तो बस वहीं सर्विस हो जाती है तुरंत एकदम। ऐसा होता है। सुडोनियम, 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 सुडोनियम। सुडोनियम क्या होता है? सुडोनियम होता है झूठा नाम, फॉल्स नेम। जैसे सपोज करो मैं अभी किताब लिख रहा हूं, ठीक है, जो किताब हमारी आने वाली है मैं किताब लिख रहा हूं, अगर मैं उसमें ऐसे लिख के भेजूं इंग्लिश बाय संजीव सर, तो वो सुडोनियम, वो तो रियल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं कुछ कुछ भी नाम लिख दूं, मैं लिख दूं यहां पे इंग्लिश बाय गोपीचंद गोपीचंद, ठीक है, तो ये सुडोनियम हो जाएगा, ये एज्यूम्ड नेम हो जाएगा, एज्यूम्ड नेम। आपने एज्यूम कर लिया, ठीक है, आपने कोई नाम मान लिया ऐसे ही एज्यूम्ड, तो वो रियल नेम नहीं है, वो फॉल्स नेम है। ठीक है, अगर मैं नाम ही ना लिखूं तो फिर ये एनोनिमस हो जाएगा, और लिखा लेकिन किसी और का लिखा तो वो सुडोनियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आया समझ में? प्लेगरिज्म होता है साहित्य की चोरी, जैसे किसी का कंटेंट चुरा लेना। अब ये भाई देखो, ये कुछ अपना नोट्स लिख रहा है, ये भाई इसको कॉपी कर रहा है। ऐसे ही कई बार, जैसे मान लो मैं अभी बुक लिखूंगा और उस बुक का कंटेंट कोई और जो है वो चुरा के अपने को बना ले, तो ये साहित्य की चोरी, प्लेगरिज्म कहलाएगा। कंटेंट की चोरी, है ना, इसमें पैसे की चोरी नहीं होती है, इसमें किसी और की चोरी नहीं, इसमें सिर्फ कंटेंट की चोरी होती है। ठीक है, नॉस्टैल्जिया होता है बचपन की याद। ठीक है, बच्चों को खेलता हुआ मतलब खेलता हुआ देखकर filled with nostalgia for his childhood days। ठीक है, watching children play filled him with nostalgia। जब उसने बच्चों को खेलता हुआ देखा तो उसके अंदर एकदम से वो बचपन की याद आ गई। तो हम भी कभी ऐसा होता है, जैसे लड़कियां जब किसी को ऐसे ये खेलती हुई देखती ना, ये टांग पे ऐसे एक इधर फिर ऐसे करके फिर एक इधर फिर ऐसे ऐसे, तो ये नॉस्टैल्जिया आ जाता है। लड़कों को क्या होता है? लड़कों को जैसे पता यूं एकदम से एक शॉट खेलेंगे, है ना, तो ये नॉस्टैल्जिया आ जाता है। लड़कों के अंदर भी नॉस्टैल्जिया होता है, हाँ, लड़कों के अंदर भी नॉस्टैल्जिया होता है। मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट होता है हाथों से लिखा हुआ, जैसे हैंड रिटन होता है। अब जैसे मैं आपको नोट्स देता हूं तो ये मैन्युस्क्रिप्ट ही तो है, ये हैंड रिटन ही तो है। तो हाथों से लिखे हुए नोट्स को, हाथों से लिखी चीजों को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैमल होते हैं जो दूध पिलाने वाले जीव होते हैं, जैसे गाय, ये गौ माता है, गाय माता है, ये गाय भैंस, है ना, ये सब कौन होते हैं? मैमल होते हैं। ठीक है, इनको स्तनपाई कहते हैं। स्तनपाई मतलब स्तन से पिलाने वाले, उन्हें कहते हैं मैमल्स। ठीक है, गाय हो गई, भैंस हो गई, और क्या होगा, बकरी हो गई, है ना, ये सब क्या है? स्तनपाई, मैमल्स हैं ये। खत्म हो गया भाई, चलो अब आपका वो लेता हूँ दोस्तों। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास बी पे आ जाएगी, और आज हम टोटल कंप्लीट कर चुके होंगे 150 वर्ड ऑफ ए।
एक 150 वर्ड आज हम पूरे कर चुके होंगे मेरे प्यारे साथियों, और मैं इसका आपको रिवीजन करने का टाइम दूंगा 1 दिन का, क्योंकि उसके बाद मैं आप लोगों को कराऊंगा 150 के 150 का लाइव टेस्ट। यहां पे वर्ड आएगा, क्लिक वर्ड, क्लिक वर्ड, क्लिक वर्ड, क्लिक। 1 घंटे में पूरे 150 का रिवीजन, जिससे कि आप जो भूले हुए भी हैं वो सारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है संजीव भैया, पिछली क्लास की वोकैब की क्लास अपलोड नहीं हुई, देखना जरा। चलो कोई नहीं। एब्सिमल का मतलब होता है बहुत ही खराब, एक्सट्रीमली बैड या वेरी पुअर। और ये पुअर गरीब स्थिति वाली नहीं है, पैसे वाली। ये है परफॉर्मेंस। जब भी हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि वो खराब परफॉर्मेंस है, तो इसे हम कहेंगे एब्सिमल परफॉर्मेंस। हिज परफॉर्मेंस वाज एब्सिमल। उसका परीक्षा में प्रदर्शन बहुत खराब था। अब इन भाई साहब के 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं? 0। 100 में से 0 अगर आपके आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है वो एब्सिमल है। एब्सिमल का मतलब है बहुत ही बैड है, बहुत ही बुरा है, बहुत ही खराब है। नेक्स्ट अगला, एलाक्रिटी। एलाक्रिटी होता है फुर्तीलापन, तेजी, उत्साह, तत्परता किसी काम को करने का। इसी के लिए ए से ही वर्ड लिख देता हूं, एजिलिटी। एजिलिटी भी यही होता है, फुर्तीलापन ही होता है। ठीक है। शी एक्सेप्टेड द न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी विद एलाक्रिटी। उसने नई जिम्मेदारी को एलाक्रिटी से, फुर्ती से स्वीकार किया। तो देखो ये काम जो कर रही है बहुत फुर्ती में कर रही है, क्योंकि करते हुए काम को खुश है, तो ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है, ये काम को करने में बहुत ज्यादा खुश है और बहुत फुर्ती से भी कर रही है। देख रहे हो यहाँ पर ये सामान उठा के इधर से इधर, इधर से इधर, तो मतलब हमारी इस लड़की के अंदर एलाक्रिटी है, फुर्तीलापन है, उत्साह है, जोश है, तत्परता है, किसी काम को तुरंत करने के लिए रेडीनेस है। ठीक है, तो ये होता है एलाक्रिटी। अलूफ का मतलब होता है अकेला, दुनियादारी से दूर हो जाना। अब ये देखो ये सारे अपना मजा कर रहे हैं और हमारा भाई कैसा बैठा है? ये अकेला बैठा है। इसका नाम रख देते हैं हम लोग गुल्लू। गुल्लू हमारा जो है वो बिल्कुल अकेला बैठा है भाई। कैसा बैठा है? गुल्लू हमारा अकेला बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है? अलूफ का मतलब होता है अलग थलग महसूस करना, उदासीन महसूस करना। अलूफ का मतलब होता है डिस्टेंट एंड नॉट फ्रेंडली, मतलब दूर, अलग होना, सेपरेटेड, सबसे अलग थलग होना। ठीक है, और उसमें उदासीन भी होता है, मतलब खुश नहीं होता, ये निराश होता है, सबसे अलग और निराश। ही रिमेन्ड अलूफ ड्यूरिंग द डिस्कशन। पूरे डिस्कशन के दौरान वो सबसे अलग रहा, मतलब उसने उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अलूफ का मतलब होता है अकेला या सबसे अलग। ऑडेशियस। ऑडेशियस टास्क कैसा होता है? बहुत ही बहादुरी वाला होता है, बोल्ड होता है, डेयरिंग टास्क होता है। अच्छा, मैंने एक दिन ऑडेसिटी कराया था, जो मैंने नवीन सर के बारे में बताया था कि बिना डर के किसी के सामने कुछ भी बोल देना, उसे हम ऑडेसिटी कहते हैं। तो बस ऑडेशियस ऑडेसिटी ही होता है। तो डेयरिंग वहां भी आती है, डेयरिंग यहां भी आती है। तो ऑडेशियस बंदा हो जाएगा बोल्ड एंड डेयरिंग हो जाएगा। द ऑडेशियस क्लाइंबर। क्लाइंबर होता है पर्वतारोही, जो पीक पे चढ़ता है। रीच द पीक डिस्पाइट मेनी डेंजर्स। बहुत सारे खतरों के बावजूद भी जो क्लाइंबर था, पर्वतारोही था, वो चोटी पे चढ़ गया। क्यों चढ़ गया? क्योंकि वो ऑडेशियस था, वो डरा नहीं, और जो डरा नहीं वो कभी हारा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये देखो ये बंदा जो है पहुंच चुका है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है? ऑडेशियस कहा है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भाईजान। ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना। ऑगमेंट करना मतलब किसी चीज को इंक्रीज करना या बढ़ाना, जैसे संख्या बढ़ाना, नंबर बढ़ाना। जैसे इस कंपनी में देखो पहले कितने एम्प्लॉइज थे? 1 2 3 4। अब कितने हैं? 1 2, और ये पीछे बहुत सारे खड़े हैं। तो यहां पर जो संख्या है, जो नंबर है, वो क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। वो क्या हो गया है? बढ़ गया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द कंपनी, कंपनी में संख्या जो है वो ऑगमेंट हो गई है, इंक्रीज हो गई है। याद करो मैंने ESCALATE, एस्केलेट भी एक दिन बढ़ाया बताया था। एस्केलेट का मतलब भी होता है इंक्रीज होना, बढ़ना। ठीक है, एक्सियोम। एक्सियोम होती है कहावत, जिसको हम क्या भी कह सकते हैं? एडेज भी कह सकते हैं। एडेज मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था। जिसको हम क्या भी कह सकते हैं? प्रोवर्ब भी कह सकते हैं। जिसको हम क्या कह सकते हैं? मैक्सिम भी कह सकते हैं। मैक्सिम का मतलब भी कहावत ही होता है। ठीक है बेटा जी, चलो। हार्डवर्क इज एन एक्सियोम। हार्डवर्क जो है वो एक प्रकार की क्या है? एक्सियोम है। ठीक है, एक ट्रुथ है, एक सत्य है। ठीक, और किसका है? सक्सेस का। हार्डवर्क लीड्स टू सक्सेस, ये अपने आप में क्या है? एक्सियोम है। ऑनेस्टी इज एन एक्सियोम ऑफ गुड कैरेक्टर। ऑनेस्टी जो है वो एक अच्छे कैरेक्टर का, अच्छे चरित्र का क्या है? सत्य है, प्रमाण है। ठीक है, तो इसीलिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ, एक सत्य, एक प्रमाण। तो सच, एक्सियोम होता है सच, जो पूरी दुनिया ने अपनाया हो, और उसी सच को हम कहावत भी कह देते हैं, प्रोवर्ब भी कह देते हैं। तो बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है किसी काम में निपुण। जो बंदा किसी काम में एक्सपर्ट होता है, जो बंदा किसी काम में निपुण होता है, उसे हम कहेंगे हाईली स्किल्ड या निपुण। या इसी को हम जब पी पे आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है निपुण होना किसी काम में। ठीक है, या इसी को हम कहेंगे डेक्स्ट्रस। डी से स्टार्ट करेंगे, डेक्स्ट्रस। DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस। तो डेक्स्ट्रस बंदा होता है किसी काम में बहुत ज्यादा स्किल्ड, या किसी काम में बहुत ज्यादा निपुण होना। हाँ, किसी काम में बहुत ज्यादा निपुण होना। द टीचर इज अडेप्ट। टीचर जो है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है, माहिर है इन टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, हमारे यादव जी कहीं ना कहीं मेरी फोटो चिपका ही देते हैं किसी ना किसी काम में। अभी भाई साहब किसी और की लगा देता है इसमें, तो भाई ये फोटो लगा दी है ना। अच्छा जी, ये तो वो वाली क्लास की है जो हम क्लास ले रहे थे उसकी। एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन मतलब होता है दुख, दर्द, पीड़ा, मुसीबत। ठीक है, तो एफ्लिक्शन का मतलब है पेन, मुसीबत या ट्रबल। ठीक है, पीड़ित होना किसी चीज से। ये देखो मुंह में क्या क्या ले रखा है इसने मुंह में? ये वो है थर्मामीटर, है ना। तो ये पीड़ित है बेचारा, है ना। सर पे क्या रख रखा है इसने? ये पता नहीं क्या रख रखा है इसने सिर में, है ना। किससे है ये? बीमारी से। ठीक है, इसको क्या झेलना पड़ रहा है? एफ्लिक्शन, दुख, दर्द झेलना पड़ रहा है। द डिजीज वॉज अ ग्रेट एफ्लिक्शन फॉर हिम। जो डिजीज है, जो बीमारी है, वो उसके लिए क्या था? एक बहुत ही कष्टदायक चीज थी। ठीक है, तो एफ्लिक्शन का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही परेशान करने वाली है, जो पीड़ित करने वाली हो। ठीक, एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज का मतलब होता है अपनी शक्ति या अपना महत्व को बढ़ाना। मोटा भाई आ गए, इनका नाम बताना दोस्तों क्या है? तो मोटा भाई आजकल अपनी पावर को, अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा यूपी में योगी आदित्यनाथ के कद को घटाया जा रहा है।
ठीक है, योगी बाबा के कद को घटाया जा रहा है क्योंकि मोटा भाई अपना कद बढ़ा रहे हैं, तो अपनी पावर को बढ़ाना। अमित शाह ने कोशिश की है अपनी इमेज को एग्रेंडाइज करने की, अपनी छवि को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की। तो एग्रेंडाइज का मतलब है एग्रेंडाइज का मतलब है कि अपनी छवि को बढ़ा के पेश करना, अपनी छवि को बढ़ाकर दिखाना। ठीक है, तो ये बाबूजी वही काम कर रहे हैं योगी जी को हराने के चक्कर में, ताकि प्रधानमंत्री बन सके। बट इनको ये नहीं पता कि योगी जी तो मुश्किल ही हार पाएंगे, क्योंकि योगी जी ने काम बहुत तेरी शिट 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 शिट, यू का होगा, सारा पानी मेरे कपड़ों पर गिर गया। चलो जी, ठीक है भाई, एग्रेंडाइज हो गया। नेक्स्ट, एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट होता है जब आपके अंदर मिक्स फीलिंग होती है। मिक्स फीलिंग्स जैसे आपके अंदर भी होती होंगी, कभी होता है ऐसे मिक्स फीलिंग्स, कभी आप सोचते हैं ऐसा कि भाई ये वाली नौकरी करूं या ये वाली नौकरी करूं, यहां जाऊं या यहां जाऊं। तो एमबी का मतलब होता है द्वि, द्वि यानी कि डबल फीलिंग्स। तो हैविंग मिक्स फीलिंग या कन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स। ठीक है, तो जैसे ये सोच रही है, कुछ तो सोच रही है, ये क्या सोच रही है ये तो मुझे भी नहीं पता। इधर कह रही है कि हाँ, इधर कह रही है कि ना। तो जब भी हाँ या ना की डबल फीलिंग्स में आप फंसते हैं, ठीक है, ये सोच रही होगी कि कुछ खाऊं, मीठा खाऊं या ना। नहीं, नौकरी के बारे में सोच रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, हाँ ये रहा ना, चेंजिंग हर जॉब, अपनी नौकरी को बदलने के बारे में। होता है ना, कई लोग सोचते हैं कि मैं नौकरी बदलूं या ना बदलूं, तो ऐसा कई बार सोचते हैं। ठीक है जी, कपड़ा खरीदते टाइम बहुत होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी अगला, एनोमेली। एनोमेली का मतलब होता है समथिंग अनयूजुअल, मतलब बाकियों से अलग, एबनॉर्मल। ठीक है, ये होते हैं असमानता। जैसे ये गाड़ियां देख रही हैं, सब एक जैसी हैं, सब एक जैसी हैं, सबका एक ही कलर है, लेकिन ये जो आ गई है ये एनोमेली है, ये है जो नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है उससे अलग। एनोमेली का मतलब है असमानता। द कार वॉज एन एनोमली बिकॉज इट लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर कार्स। ठीक है, तो एक्चुअल में एनोमली का मतलब होता है असामान्यता, मतलब सबसे अलग, क्योंकि वो बाकी गाड़ियों से अलग थी, इसीलिए ये एनोमली है। ठीक है, एनोमली मतलब सबसे अलग। एंटीपैथी, एक वर्ड मैंने कराया था, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी यही है, ठीक है, नफरत होना, एवर्जन, ये तीनों एक ही वर्ड है जिनका मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, नापसंद करना किसी चीज को, घृणा होना किसी चीज से। ये देखो, ये आपस में एक दूसरे को भाई बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे हैं। ठीक है, ही फेल्ट एंटीपैथी, उसे नापसंद है, वो घृणा करता है, नफरत करता है टुवर्ड्स डिसऑनेस्ट, बेईमान लोगों से। अब ये कोई मैनेजर वगैरह होगा, ये पैसा कमाता होगा, है ना, गलत तरीके से, तो ये बंदा इससे क्या करता है, एंटीपैथी करता है। एंटीपैथी का मतलब नफरत। तो इसको ऐसे किसी भी व्यक्ति से, चाहे ये हो या कोई भी हो, ऐसे हर व्यक्ति से सख्त नफरत है, जिसके मन में बहुत ज्यादा मतलब जो लालच हो, बेईमान हो, ऐसे लोगों से इसको सख्त नफरत है। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है किसी चीज को अपने हिसाब से कर देना, मतलब लॉजिक पे नहीं करना, ऐसे अपने मनमाने तरीके से कर देना। ठीक है, बिना किसी लॉजिक के कर देना। तो आर्बिट्रेरी का मतलब है बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस, जब आप अपने हिसाब से करते हैं किसी काम को, नॉट रीजन। नॉट रीजन का मतलब है कि लॉजिक पे बेस नहीं करते हैं, अपने मन से ले लिया आपने। ठीक है, आप लॉजिक पे नहीं गए, आप तर्क पे नहीं गए उसके। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये रैंडमली, आर्बिट्रेरी का मतलब रैंडम, है ना, प्रॉपर्ली कोई रीजन नहीं है, बस ऐसे ही चूज कर रहे हैं। द डिसीजन सीम्ड आर्बिट्रेरी टू द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को जो निर्णय लिया गया वो लग रहा है कि भाई लॉजिक पे बेस नहीं है, ये तो अपने मनमाना है ना, डिसीजन है, बिना सोचे समझे ऐसे ही ले दिया। ठीक है, द डिसीजन सीम आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है विदाउट थिंकिंग, विदाउट विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे, बिना समझे समझे, कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे ही ले लिया। सर ए लेटर के वर्ड्स के एक साथ वो डलवाना, हाँ वो ये साथ डलवाऊंगा, पर वो तब डलवाऊंगा जब आपको प्रैक्टिस एक दिन करा दूंगा ना, उसके बाद, ताकि आप खुद से कर सके। एज सर्टेन का मतलब होता है सुनिश्चित करना किसी चीज को, टू फाइंड आउट विद सर्टेनिटी। देखो, सर्टेन का मतलब होता है श्योर, और एज सर्टेन का मतलब होता है श्योर करना, सुनिश्चित करना। पुलिस ने कोशिश की सच को पता लगाने की, मतलब श्योर करने की, एज सर्टेन करने की। देखो ये क्या कर रहे हैं, ये पता कर रहे हैं, है ना, कि भाई कैसे मरा, क्या हुआ, सबूत क्या थे। तो ये ट्रुथ को क्या कर रहे हैं, ट्रुथ को एज सर्टेन कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं। एटेनुएट का मतलब होता है कमजोर होना, टू रिड्यूस स्ट्रेंथ, या किसी चीज का प्रभाव कम करना। ठीक है, अब जैसे मान लो पेट में दर्द हो रहा हो, माथे में दर्द हो रहा हो, ठीक है, या बुखार हो रहा हो, तो हमने क्या किया, हमने दवाई ली, और दवाई ये क्यों ले रहा है, जिससे कि इसका जो पेन है वो एटेनुएट हो सके। द मेडिसिन हेल्प्ड, मेडिसिन ने मदद की, एटेनुएट द पेन, पेन को एटेनुएट करने में, मतलब दर्द करने में। तो इसके दो मतलब होते हैं, या तो कमजोर करना, स्ट्रेंथ कम करना, या किसी चीज का इफेक्ट कम करना, बीमारी है उसका प्रभाव कम करना। तो एक्चुअल में मीनिंग है इसका कम करना, कम करना, मीनिंग है कम करना, चाहे दर्द कम करना हो, चाहे किसी की क्षमता कम करना हो। ठीक है, स्ट्रेंथ कम करना हो, ये होता है वीकन। वीकन आप लगा सकते हैं इस पे, है ना, वीकन मतलब कमजोर करना किसी चीज को। ठीक, अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, लार्ज नंबर्स। जैसे ये तालाब या नदी है, इसमें तुम्हें ये क्या दिख रही हैं, ये दिख रही हैं हमें बहुत सारी मछलियां। तो फिश अबाउंड इन दिस रिवर, इस नदी में मछलियां जो है वो भरपूर है। अबाउंड का मतलब होता है प्लेंटी, अगर कोई चीज अबाउंड है तो वो प्लेंटी है, मतलब पर्याप्त मात्रा में है, प्लेंटीफुल, पर्याप्त मात्रा में है। एजाइल होता है, एजाइल होता है लचीला, लचीला, फुर्तीला। ठीक है, अभी एक वर्ड मैंने एजिलिटी कराया था शायद, तो एजिलिटी से ही एजाइल बना है, इसी का मतलब है फुर्तीला। अब ये देखो, इनके अंदर, फुटबॉलर्स के अंदर सबसे ज्यादा फुर्ती होती है, क्यों, क्योंकि एकदम से आगे भागना, फिर पीछे मुड़ना, फिर आगे भागना। तो ये सारे प्लेयर्स कैसे हैं, एजाइल है। ठीक है, तो द एजाइल प्लेयर इजिली अवॉइडेड द टैकल। ठीक है, उस फुर्तीले खिलाड़ी ने आसानी से टक्कर से बचाव किया। देखो, अब जैसे मान लो ये ऐसे भागेगा सीधा, अगर फुर्ती नहीं होगी तो टकरा जाएगा, लेकिन क्योंकि बहुत फुर्तीले होते हैं, तो कभी यूं, फिर कभी गेंद को लेकर यूं, कभी यूं, कभी यूं, ऐसे। तो ये फुर्ती, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है इनमें, फुर्ती बहुत होती है इनके अंदर। एकिन, एकिन का मतलब होता है एक दूसरे के जैसा होना, सिमिलर इन नेचर, नेचर में सिमिलर होना। हालांकि एकिन जब हम नॉर्मली लिखेंगे तो एकिन का मतलब है सिमिलर, एकिन का मतलब सिमिलर। तो हम सिमिलर वैसे भी लगा सकते हैं कि भाई चेहरे में, दिखने में सिमिलर है, बट यहाँ एक्चुअल में अगर आपको पढ़ना है डीप में, तो इसको कहना कि सिमिलर है, तो बट ये नेचर में सिमिलर है, उनका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, तो हिज आइडियाज, उसके जो विचार हैं, आर एकिन टू माइन, मेरे विचारों के जैसे हैं।
ठीक है, तो एक्चुअल में ये किसी का नेचर, किसी का कैरेक्टर, ठीक है, किसी का नेचर, किसी का कैरेक्टर उसमें सिमिलर होते हैं। तो ये भाई दिखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, बट ये विचारों में एकिन है, इनका नेचर जो है वो एक जैसा है। ठीक है, एनार्की होता है जहां पर कोई लॉ ना हो, कोई कानून ना हो। ऐसा कहां पर है, किस कंट्री में है कोई कानून लॉ नहीं है, सब कुछ आई थिंक इजराइल में तो है, इराक है या कौन सा है, कोई सा कंट्री है जहां पर सब कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। ये तो तब भी था जब नेपाल में उन्होंने तोड़फोड़ कर दी थी, बांग्लादेश में भी कई बार हो चुका है ये सब चीज। तो कंट्री फेल इनटू एनार्की आफ्टर द कंफ्लिक्ट। जैसे ही झगड़ा हुआ पूरा देश में अराजकता फैल गई। तो अराजकता होती है जब कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई कानून ना हो उस समय पर। एरोगेंट बंदा कैसा होता है, एरोगेंट बंदा घमंड होता है, घमंडी। अब ये तो खैर दिखने में ही घमंडी सा लग रहा है, ठीक है, तो एरोगेंट होता है घमंडी। ऑस्टर होता है, ऑस्टर वो व्यक्ति होता है जिसका लाइफ जो है वो बिल्कुल सिंपल हो, ठीक है, मतलब जो जिंदगी दूसरों से अलग जीता हो और कठोर जीवन जीता हो। ऐसा नहीं कि लग्जरी वाला जीवन नहीं होता इसका, ठीक है, सिंपल है एंड स्ट्रिक्ट इन मैनर है, ठीक है, सादा और कठोर जीवन। और ऐसे जीवन को केवल और केवल मॉन्क्स ही जी सकते हैं। तो मॉन्क्स लिव्ड एन ऑस्टर लाइफ। तो वो जो मॉन्क था वो एक सादा और कठोर जीवन जीता था। तो ऑस्टर लाइफ आज के बाद समझ में आ गई, एक तो सिंपल लाइफ और प्लस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाली लाइफ। ये होता है मॉन्क्स जो है पूरे डिसिप्लिन में रहते हैं, सुबह सुबह उठ के अपना ये जो भी कुछ करते हैं, प्राणायाम वगैरह जो भी करते हैं, है ना, और फिर उसके बाद अपना क्या कहते हैं, मतलब ध्यान लगाते हैं भगवान में। तो बहुत सिंपल जीवन, ऐसा नहीं कि कार गाड़ी बंगला, है ना, प्रॉपर ये अपना कपड़ा ओढ़ लिया ऊपर से, तो बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। एवर्जन, एवर्जन अभी मैंने बताया था एंटीपैथी वाला, तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, नापसंद करना, जैसे करेला। भाई इसको करेले से क्या है एवर्जन है, तो मेरे को भी है, मैं भी करेला नहीं खाता बिल्कुल। तो नफरत होना, ही हैज एवर्जन एन एवर्जन टू जंक फूड, उसको जंक फूड से क्या है, नफरत है। अब जंक फूड कई बार लोगों को करेले से होती है, कई बार जंक फूड से होती है। जो खासकर जिम वाले लोग होते हैं, जिम वाले लोगों को जंक फूड से बहुत नफरत होती है, वो नहीं खाते, वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। एडजुडिकेट, एडजुडिकेट का मतलब होता है कोई जज देना, मतलब कोई न्याय देना, ठीक है। द कोर्ट विल एडजुडिकेट द डिस्प्यूट टुमारो, अदालत कल विवाद पर निर्णय करेगी। तो एडजुडिकेट करना मतलब निर्णय देना, टू मेक एन ऑफिशियल डिसीजन या जजमेंट। जब कोर्ट अपनी तरफ से कोई निर्णय देता है ना, उसे कहते हैं एडजुडिकेट करना। तो ये अच्छा वर्ड है, इसको एक दो पिक्चर से रिलेट हो जाएगा आसानी से। तो ये जो भाई साहब हैं जज साहब, ये एडजुडिकेट करने वाले हैं, ये न्याय है ना, डिसीजन देने वाले हैं। तो निर्णय देना किसी चीज पर, वर्डिक्ट देना किसी चीज पर। एबोर, एबोर का मतलब होता है किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत करना। तो वो नफरत करती है किन लोगों से, उन सब चीजों से जब आप जानवरों के साथ निर्दयता अपनाते हैं, मतलब क्रुएल्टी। तो शी एबोर्स क्रुएल्टी टू एनिमल्स। तो उसे नफरत है किस चीज से, जब हम जानवरों से क्रुएल्टी करते हैं, ठीक है। अब देखो इसने बिल्ली को बंद कर रखा है, अभी कुमार, ऐसे हम तोते को, है ना, पक्षियों को बंद करके रखते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो ये अभोर, इसीलिए बहुत सारे लोग, मेरे को भी आई इस चीज से, तो मुझे कोई जानवर के साथ गलत करता है ना, उनको मारता पीटता है, तो मैं भी उससे नफरत करता हूं, मैं भी उससे अभोर करता हूं। एज्योर, एज्योर होता है आसमानी नीला रंग, ठीक है। तो ब्लू कलर जो होता है ना, स्काई ब्लू कलर, ब्राइट ब्लू कलर लाइक अ क्लियर स्काई, तो इसको हम एज्योर कहते हैं, नीला कलर। द स्काई लुक एज्योर आफ्टर द रेन, अक्सर देखना बारिश के बाद जो आसमान है वो ऐसा ही दिखता है, ब्लू कलर का ही दिखता है, जैसे ये हो ना, ये बिल्कुल पानी का रंग भी ऐसा होता है, तो इसे एज्योर कहते हैं। खत्म। तो एज्योर तो पिक्चर से एकदम रिलेट कर गया होगा आपको, 100% देखते समझ में आ गया होगा। लो भाई, अब आ जाओ तुम कहां पर, वन वर्ड पे। क्या है वन वर्ड में, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर बरियल और पोस्टमार्टम, ठीक है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा मॉर्चरी। मॉर्चरी और मॉर्ग एक ही चीज होती है, बस फर्क ये होता है कि मॉर्चरी में इतना बोलेगा अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, बस, जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है। मॉर्ग में क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे घर वाले आते हैं चेक करते हैं, तब हम इसको रखते हैं, ठीक है, या पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है मॉर्ग में। द बॉडी वॉज टेकन टू द मॉर्ग फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है, जहां पर उसका क्या होता है, पोस्टमार्टम होता है, उसे हम मॉर्ग कहते हैं, ठीक है। अप्रेंटिस क्या होता है, अप्रेंटिस होता है नौसिखिया, नोवाइस, बिगिनर, जो काम को सीखने के लिए आया है अभी, मतलब ये एक्सपर्ट नहीं होता है, एक्सपर्ट तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रेंटिस होता है अ पर्सन जो लर्निंग सीख रहा हो स्किल अंडर अ स्किल्ड वर्कर, तो ये बिल्कुल सही है। अब मान लो ये पेंटर, वो है क्या कहते हैं, कारपेंटर, तो ये इसके अंडर में रह के सीख रहा है, तो ये तो एक्सपर्ट हो गया। ये जो है बाबूजी, ये हमारे क्या है, ये अप्रेंटिस है। अब समझ में आया अप्रेंटिस क्या होता है। ही वर्कड एज एन अप्रेंटिस, वो एक अप्रेंटिस के रूप में काम करता है इन अ वर्कशॉप, एक वर्कशॉप के अंदर। मिनरलॉजिस्ट, मिनरलॉजिस्ट होता है जो मिनरल्स पे, तो मिनरलॉजिस्ट तो मिनरल से जोड़ देना, जो मिनरल्स के ऊपर अध्ययन करता है, ठीक है। ये देखो एक खनिज है ना, यहाँ पर रेयर स्टोन्स, इन मिनरल्स के ऊपर स्टडी कर रहा है। जेमोलॉजिस्ट, जेमोलॉजिस्ट का काम है जो जेम्स के ऊपर रिसर्च करता है, अ पर्सन हु स्टडीज जेम्स। और जेम्स जो होते हैं वो हीरे होते हैं, ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स होते हैं। ये मिनरल्स के ऊपर और ये जेम्स, ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स के ऊपर अध्ययन करता है। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है, आर्कियोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है अ पर्सन हु स्टडीज, जो स्टडी करता है, किसकी स्टडी करता है, एंशिएंट रिमेन्स एंड हिस्ट्री, यानी कि पुरातत्व, पुरातत्व भी कह सकते हैं इसको, कि भाई ये चीजें जो मिली हैं उनका। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने केयरफुली अनकवर्ड किया एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को एट द एक्सकेवेशन साइट, जहां पर खुदाई चल रही थी, तो वहां पर जो भी चीजें मिली उनको जो उसने जो है एक बार चेक किया कि भाई क्या क्या है वहां पर। और आर्कियोलॉजिस्ट यही व्यक्ति होता है जो खुदाई के बाद जो सामान मिलता है ना, ठीक है, और उनका हिस्ट्री से रिलेट करके जो अध्ययन करता है उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है, यानी कि पुरानी सभ्यताओं का अध्ययन करने वाला, ठीक है, उसे हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अब आया है पैलेंटोलॉजिस्ट। पैलेंटोलॉजिस्ट होता है जो फॉसिल्स, पैलेंटोलॉजिस्ट में सिर्फ एक बात ध्यान रखना, इसमें फॉसिल्स आता है, फॉसिल्स, जो फॉसिल्स के ऊपर अध्ययन करता है। अब फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स होते हैं जानवरों के बचे हुए जो मतलब अवशेष बचता है, उसे हम फॉसिल्स कहते हैं। जैसे ये देखो डायनासोर्स, ये डायनासोर का क्या है, फॉसिल है ना, जो मरने के बाद उनका ढांचा वगैरह बचा, तो इसकी स्टडी करेगा ये। तो ये फर्क क्या है पैलेंटोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट में। आर्कियोलॉजिस्ट में क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट में जैसे मतलब कुछ भी जो बचा हुआ पार्ट होता है, एंशिएंट रिमेन्स, ठीक है, अब वो चाहे कुछ भी हो सकता है, जैसे घड़ा है, ऐसी मूर्तियां हैं, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। और जो पैलेंटोलॉजिस्ट होता है वो सिर्फ फॉसिल्स, ठीक है, जो
जानवरों के, इंसानों के जो मरे हुए वो बस मतलब क्या कहते हैं जो भी इसको इंग्लिश में, हिंदी में तो क्या पता नहीं क्या कहते हैं, इंग्लिश में से फॉसिल्स ही कहते हैं। तो ये समझ में आ गया, एग्जांपल बिल्कुल सटीक चुना है मैंने पिक्चर यहाँ पर, यही इसकी पिक्चर काम करेगी। ठीक है, तो ये पैलेंटोलॉजिस्ट होता है। तो याद रखना वन वर्ड में जब भी पैलेंटोलॉजिस्ट आएगा वहां पे फॉसिल्स होगा, और जब भी एंशियंट रिमेन्स होगा, एंशियंट रिमेन्स तो वो आर्कियोलॉजिस्ट होगा। इसलिए मैंने दोनों स्लाइड एक साथ ही लगाई थी जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए, काफी बच्चों का रहता है। मेटलर्जिस्ट क्या होता है? मेटलर्जिस्ट होता है जो मेटल्स की प्रॉपर्टी पे रिसर्च करता है, अ पर्सन हु स्टडीज मेटल्स, ठीक है, एंड देयर प्रॉपर्टीज, जो मेटल और उनकी प्रॉपर्टीज पे अध्ययन करता है, इसे मेटलर्जिस्ट कहते हैं। ये रहा, ठीक है, ये मेटल के ऊपर ही कर रहा है रिसर्च। डेफरेंशियल क्या होता है? डेफरेंशियल होता है रेस्पेक्टफुल, शोइंग रेस्पेक्ट टू अथॉरिटी और एल्डर्स, मतलब अपने से बड़े लोगों के प्रति सम्मान दिखाने वाला डेफरेंशियल होता है। एक्चुअल में एक वर्ड होता है डेफरेंस, DEFERENC, डेफरेंस का मतलब है सम्मान। तो ही स्पोक इन अ डेफरेंशियल मैनर टू हिज सीनियर्स, वो अपने सीनियर से कैसे बात करता था? आदरपूर्वक, क्योंकि डेफरेंस का मतलब रेस्पेक्ट होता है। तो देखो ये अपने हाथ जोड़ के बात कर रहा है, तो ये डेफरेंशियल है। एपिग्राम, एपिग्राम होता है एक तरीके से चुटकुला, ठीक है, अ शॉर्ट विटी सेइंग, मतलब इसको चुटकुला ही कह दो एक तरीके से, चुटकुला छोड़ दिया बीच में। छोटा चतुर्कथन, ठीक। द राइटर्स यूज्ड एन एपिग्राम इन हिज स्पीच, राइटर ने अपने स्पीच में किसका इस्तेमाल किया? राइटर ने स्पीच में एपिग्राम का इस्तेमाल किया। ठीक है, बात करोगे यहां तक सभी को? चलो नेक्स्ट अगला आ जाओ, चलो नेक्स्ट अगला, डेसिग्रेशन। डेसिग्रेशन होता है धार्मिक वस्तु का अपमान, अपवित्र करना धार्मिक वस्तु को, एक्ट ऑफ डैमेजिंग और डिसरेस्पेक्टिंग समथिंग सेक्रेड। सेक्रेड, जैसे ये देखो भगवान शिव की मूर्ति के ऊपर या खंडित कर दिया, तोड़ दिया मूर्ति, ये पता नहीं स्प्रे पे मार रहे हैं, ठीक है, तो ये होंगे किसी धर्म के लोग होंगे या जो भी होंगे, तो ये क्या कर रहे हैं? डेसिग्रेशन कर रहे हैं। द डेसिग्रेशन ऑफ द टेंपल शॉक्ड एवरीवन, जो मंदिर का अपमान किया गया उसने लोगों को क्या कर दिया? चौंका दिया। तो ये होता है डेसिग्रेशन। ऑर्निटोलॉजिस्ट कौन होता है? जो चिड़ियाओं के ऊपर अध्ययन करता है, ठीक है। द ऑर्निटोलॉजिस्ट ऑब्जर्व्ड रेयर बर्ड्स, तो ये चिड़ियाओं के ऊपर अध्ययन करता है। देखो ये सारी बर्ड्स के इसने ढांचे यहाँ रखे हुए हैं, ये रहा बर्ड्स का, तो सीधी सी बात है ये बर्ड्स के ऊपर रिसर्च करता है, जो चिड़िया होती हैं, ठीक है। इकोलॉजिस्ट, ये बहुत आसान है, केवल पूछ लेता है, जो व्यक्ति इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम यानी कि पर्यावरण के ऊपर उसका अध्ययन करता है तो उसे इकोलॉजिस्ट कहते हैं। ये लोग इकोलॉजिस्ट ही हैं, ठीक है, ये इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट का काम है जो एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करता है, मतलब एनिमल्स के ऊपर अध्ययन करता है, ठीक है, एनिमल्स या एनिमल बिहेवियर कह सकते हो। ये रहा, एनिमल बिहेवियर के ऊपर रिसर्च करता है, और ये लड़की वही करेगी, एनिमल्स कैसे, मेंढक कैसे बिहेव करता है, ये क्या लंगूर है, क्या है ये, हाथी कैसे बिहेव करता है, ये कैसे बिहेव करता है, तो इसे हम कहते हैं जूलॉजिस्ट। डिपोजिटरी क्या होता है? जहां पर चीजें डिपोजिट की जाती हैं, जहां पर चीजें स्टोर की जाती हैं सेफ्टी के लिए, उसे डिपोजिटरी कहते हैं, ठीक है। और बैंक एक प्रकार का डिपोजिटरी ही होता है, ठीक, तो बैंक एक्ट करता है पैसे का डिपोजिटरी, ठीक है। तो ये हो गया डिपोजिटरी, जहां पर मूल्यवान चीजों को जमा किया जाता है। एक्सपेट्रिएट क्या होता है? एक्सपेट्रिएट होता है जब कोई व्यक्ति, अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री, ठीक है, जो अपने देश के बाहर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेट्रिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपेट्रिएट कहते हैं, ठीक है। एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट का मतलब है जो अपने देश के बाहर रहता है उसे। अच्छा तुम कहोगे भैया फिर तो एमिग्रेंट क्या होता है? एमिग्रेंट तो बता दूं, जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर जाएगा, लीव कर रहा है, वन हु लीव्स, छोड़ के जाने वाला एमिग्रेंट होता है। बाहर से अंदर आने वाला आई से इमिग्रेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो बाहर अभी छोड़ के जा नहीं रहा है, वो वहीं रहता ही है, बाहर रहता ही है, तो उसे हम कहेंगे एक्सपेट्रिएट। तो बस यही आपको यहां से समझना है कि एक्सपेट्रिएट होता है जो रहता है आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री, अपने नेटिव कंट्री के बाहर रहता है, ठीक है, अपने नेटिव कंट्री के बाहर रहता है। शी वर्क्स एन एक्सपेट्रिएट एज एन एक्सपेट्रिएट इन सिंगापुर, तो सिंगापुर में एक एक्सपेट्रिएट के रूप में काम करती है, मतलब अपने देश से बाहर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला, फेटलिस्ट होता है जो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। किस्मत के भरोसे बैठने वाले को हम, किस्मत के भरोसे बैठने वाले को हम फेटलिस्ट कहते हैं। तो ये तो किस्मत के भरोसे बैठा है, तो ये मेहनत नहीं करता, ये तो भाग्य में विश्वास करता है, फेट, फेट में विश्वास करता है, तो ही इज अ फेटलिस्ट जो डेस्टिनी में विश्वास करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी होती है रोग से लड़ने वाली क्षमता, ठीक है। इसके लिए आप दूध पीते हो, खाना खाते हो, जिससे आप में एंटीबॉडीज बने, तो एक पदार्थ होता है बॉडी के अंदर जो बीमारियों से लड़ता है, और एंटीबॉडी होना बहुत जरूरी है आपके शरीर में। वैक्सीन ने मदद की बॉडी की टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, मतलब हम कई बार आप देखते हो इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं, वो इसलिए जिससे कि हमारी बॉडी में लड़ने की क्षमता। अब जब कोरोना आया तो कोरोना में हमने इंजेक्शन लगवाया, इंजेक्शन इसलिए लगवाया था जिससे कि हमारी बॉडी में लड़ने की क्षमता हो जाए कोरोना से। तो एंटीबॉडी कोई बॉडी नहीं होती है, ठीक है, ये रोग से लड़ने के लिए जो हमारे अंदर में जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, जो सब्सटेंस, उसे एंटीबॉडी कहते हैं। ग्लूटेन क्या होता है? जो पेटू बहुत भर भर के खाता है, ये तो देखो इसमें तो हद ही कर रखी है, कितना खाएगा। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है उसे हम कहते हैं ग्लूटेन। इपिक्योर क्या होता है? देखो ये तो बहुत ज्यादा खाता है और ये कुछ भी खा लेगा, बस इसे है खाना। इसका काम क्या है? ये फाइन फूड का इस्तेमाल करता है, ठीक है, ये तो खाता है कुछ भी, इस यहां पे खाने का मतलब ज्यादा से ज्यादा, चाहे कुछ भी मिले पर ज्यादा, ये ज्यादा नहीं, जरूरी नहीं ज्यादा, ये अच्छा, कैसा खाना है? अच्छा खाना है, ठीक है। तो इसीलिए एपिक्योर वो व्यक्ति होता है जो फाइन फूड या फाइन अच्छी लग्जरी का आनंद लेता हो, ठीक है। साइबराइट क्या होता है? अब इपिक्योर तो हो गया वो व्यक्ति जो फाइन फूड पे फोकस करता हो, साइबराइट होता है जिसको जिंदगी में मजा चाहिए, इसमें भोजन नहीं है, इसकी लाइफ में भोजन वाला सेंस नहीं है, यहां पर क्या है? लग्जरी और बस प्लेजर, मजा आना चाहिए, बस जिंदगी में मजा आना चाहिए और प्लस लग्जरी भी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई खामा खाई हुई अपना घूम रहा है, नहीं, लग्जरी। तो इसमें इंपॉर्टेंट है लग्जरी, इसमें इंपॉर्टेंट है फाइन फूड, और इस पे इंपॉर्टेंट है कुछ भी खा लूंगा बस मुझे मिल जाए खाने को, पेटू हूं मैं तो इसलिए मैंने तीनों अरेंज किए थे ताकि तीनों आपको डाउट हो जाए। तो ग्लूटेन क्या हो गया? पेटू, कुछ भी खा लूंगा, अच्छा भोजन खाऊंगा, और मुझे भोजन भोजन से मतलब नहीं है, खाने से मुझे तो जिंदगी जीनी है बढ़िया वाली, मजे वाली, लग्जरी वाली जिंदगी जीनी है।
कैटासिलिज्म, कैटासिलिज्म होता है आपदा या तबाही, विनाशकारी, ठीक है। मैंने कौन सा वर्ड बताया था आपको एक दिन, बताया तो था, कौन सा बताया था। तो देखो ये क्या है भाई, ये बिल्कुल भूकंप आया और बिल्कुल इसने क्या कर दिया, कैटासिलिज्म, ठीक है। तो अर्थक्वेक कॉज्ड अ कैटासिलिज्म इन द रीजन, उस पूरे क्षेत्र में भारी तबाही हो गई, कैटासिलिज्म हो गया। मेलोड्रामा मतलब एक तो ड्रामा होता है, एक मेलोड्रामा होता है, बढ़ा चढ़ा के दिखाया हुआ इमोशनल ड्रामा। ये कौन सी मूवी है यार, ये तो मैं बचपन में बहुत देखता था, ये कौन सी, सूर्यवंशम, हाँ। तो भाई इससे ज्यादा तो मैं मतलब इसमें जो दिखाया गया है ना, बैठा बैठा आदमी मेरे भाई रोने लग जाए, बैठा बैठा आदमी ना रोने लग जाएगा, मतलब आदमी ना तंग हो जाता है बिल्कुल। इतना यार, ये पूरा बचपन खराब कर दिया इसने हमारा। और ये रोज चलती थी सूर्यवंशम, से ही कह रहा हूं, ठीक है जी। तो जब मूवी मेलोड्रामा में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो सोचो बस वो बहुत ही ज्यादा नाटक हो गया उसमें, है ना। नेक्स्ट 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 क्या है बेटा, नेक्स्ट है प्लेकाबो। प्लेकाबो होता है एक पदार्थ विद नो रियल मेडिकल इफेक्ट्स गिवन टू मेक अ पेशेंट बिलीव दे आर बीइंग ट्रीटेड। मतलब देखो, दिखावटी दवा, दिखावटी दवा मैं बताता हूं एक्चुअल में क्या होता है। जैसे कभी कोई पेशेंट है, ठीक है, उसे हमें क्या करना है, उसे हमें ठीक करना है, बट दवाई असली दवाई देंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत दवाई कई बार होता है, खा लेता है, बहुत ज्यादा दवाई खा लेता है, तो नकली दवाई देते हैं। लेकिन वो उसको भी ऐसा महसूस करता है कि मुझे असली दवाई, मतलब माइंड के साथ खेल होता है उसके। तो जो नकली दवाई है लेकिन वो असर करती है, ठीक है, ठीक है जी। तो नकली दवाई जो असली दवाई नहीं होती है बट वो असर करती है। तो द डॉक्टर गेव अ प्लेकाबो एंड द पेशेंट स्टिल फेल्ट रिलीफ, उसको अभी भी रिलीफ हो रहा है, क्योंकि माइंड पे, साइकोलॉजी पे असर जा रहा है ना उसके। तो एक्चुअल में पेपर में क्या ध्यान रखना है, पेपर में सिर्फ और सिर्फ इतना आएगा, तो मैं इतना डीप तो समझाने के लिए बता रहा हूं, नकली दवाई बस, ठीक है, नो रियल मेडिकल इफेक्ट, कोई फर्क नहीं होता इसका। तो ये दिखावटी दवा है, ठीक है, खासकर बच्चों को और बुजुर्गों को दिया जाता है। हाँ, बच्चों को और बुजुर्गों को दिया जाता है। पेनिशिया, ये तो सबको पता है, रामबाण, हर चीज का इलाज। जैसे पढ़ाई, पढ़ाई हर चीज का इलाज है। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल रेमेडी ऑफ फॉर ऑल प्रॉब्लम्स और डिजीज। एजुकेशन को अक्सर हर सामाजिक लड़ाई का इलाज वो दिखाया जाता है कि भैया पेनिशिया है, और सच भी है। अगर आपको दुनिया में सबसे लड़ना है तो ये आपके लिए पेनिशिया है, एजुकेशन। रेमिशन, रेमिशन होता है किसी का कर्जा माफ कर देना या किसी के पेनल्टी को माफ कर देना। कैंसिलेशन और रिडक्शन ऑफ अ पेनल्टी या पनिशमेंट या डेट, डेट मतलब कर्जा, कर्ज में, ठीक है, या दंड में या कर्ज में छूट या माफी। गवर्नमेंट ने ग्रांट किया रेमिशन ऑफ द फाइन, कि भाई जो फाइन लगा उसको माफ कर देंगे। तो रेमिशन का मतलब है माफी देना किसी को, ठीक है। खत्म हो गया जी, खत्म हो गया बेटा जी, लो साइनो। आ जाओ, आज हमारी लास्ट क्लास है एक ही, तो देखते हैं आपका इसमें कितना स्कोर आएगा। और एक के 150 वर्ड हो जाएंगे, मैं उनको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव के रूप में कराऊंगा। इसकी अलग से पूरी एक फाइल मिलेगी 150 के 150 की, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। लो जी, एब्सिमल परफॉर्मेंस।